कि मैं जैसे कि हमारी इंडस्ट्री का एक चलन है कि क्या करते हैं कि आपका शो शुरू हुआ, शो चला, जब शो ख़त्म हो रहा होता है तो सब एक दूसरे बोलते हैं अरे वी विल कीप इन टच, और ये वो रोते गाते हैं, सब करते हैं बड़ा कम। उसके 1 महीने 1.5 महीने तक तो फिर भी टच रहेंगे, फिर कोई किसी को मैसेज नहीं करता, कोई किसी को फ़ोन नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है, मैं जब पार्टी रखता हूँ तो मैं अपने सारे शोज़ के लोगों को उस पार्टी में बुला लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, सारे अंदर से 2 3 4 शोज़ जो होते हैं, तो उससे क्या होता है वो लोग भी सब एक दूसरे से उस बहाने मिल लेते हैं और हर शो का एक रियूनियन हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट करता हूँ मैं, तो जिससे क्या होता है बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे पहले जब FIR और लापता, अभी भी कई बार होता है, FIR लापता वालों को साथ में बुला लिया, कभी दूसरे 2 शो को साथ में बुला लिया, कभी जीनी और जूजू वालों को बुला लिया। तो इस टाइप से जो है करते रहते हैं। इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? मेरा दोस्त मतलब ऐसा दोस्त, मतलब इन द सेंस बहुत सारे होते हैं, बट कोई ऐसा जिससे घर वाली वाइब्स आती हो, लाइक अरे ये तो भाई है मेरा। सी आई लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं। क्यों? ये हो सकता है कि कोई आपका दोस्त हो और वो भी इंडस्ट्री में हो, आ जाए, मतलब होता है ना, आप स्ट्रगल के टाइम के दोस्त हैं, हाँ। स्ट्रगल के टाइम के दोस्त हैं, आप भी बन गए, वो भी बन गए। तो हमारी इंडस्ट्री में ना ये बड़ा मैं बोला करता हूँ इस चीज़ को कि क्या होता है हमारे, आप किसी भी फील्ड में जाइए, चलिए आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद क्या होता है, आप बाहर निकलते हैं तो आपको 10 लोग मिलते हैं कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते गुरुजी, कुछ भी मिलते हैं ना। हमारी इंडस्ट्री कैसी है कि यहाँ आप अगर बोल दीजिए मैं रिटायर हो गया हूँ, तो ये इंडस्ट्री ऐसी वो आपको पहचानती नहीं है, कोई नहीं पूछेगा फिर आप पहचानते नहीं, मतलब पहचान के भी नहीं पहचानते हैं। आपको सामने से आता देखेंगे लेकिन वो ऐसी कोशिश करेंगे कहीं आपसे मिलना ना पड़े। और ये मेरे ही साथ थोड़ा ना हुआ है, इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम जो हुआ है अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब का जब बुरा समय चल रहा था तो बच्चन साहब खुद ही बताते हैं कि सामने से लोग आते थे, नज़रें चुराते थे, कहीं बात नहीं करनी पड़ जाए उस आदमी से जो इंडस्ट्री में रूल किया हो जिसने। तो हम आप क्या जो है बात करेंगे इस बारे में। तो इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपने अपने काम से हैं। सो इंडस्ट्री में तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा कोई बहुत दोस्त है। हाँ, मेरे अच्छे मिलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे साथ ये है कि मेरा सबसे उतना ही अच्छा रिलेशन है जितना अच्छा, जैसे लोगों का होता है ना, किसी का इस ग्रुप के साथ है, किसी का उप ग्रुप के साथ है। नो जुजू, नो जुजू, नो जुजू, नो। हमारे एक्चुअली इसका एंगल चेक कर लेते हैं। हमारे जो चारों फ्लैट हैं सब में एक एक डॉग है, तो एक अगर आवाज़ देता है, हाँ बजे जूजू घर से बोला और आवाज़ सब तरफ तो से आई। इन लोगों में क्या है, इंसानों से अच्छे होते हैं, इनमें एकता है, यूनिटी। एक अगर आवाज़ देता है तो बाकी सारे कि हम साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वैसा वाला इनका है। तो इसलिए अभी चिल्ला रहा है, इंसानों से ज़्यादा सही है। अरे इंसानों से कहीं प्यारे होते हैं। हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री में दोस्ती की, तो इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं। देखिए यहाँ पे ना आप और मैं दुश्मन हो जाएंगे, हम ये कहेंगे हम कभी ज़िंदगी में साथ काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद उन्हीं लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, वही लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री मतलब की है इन अ वे, क्योंकि बाकी किसी भी फील्ड में आपको कभी कोई ज़रूरत होगी तो 4 लोग आपके साथ हमेशा होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ये देखा जाता है कि आपका उस समय कौन सा शो चल रहा है, कौन सा शो हिट है, या कौन सी फिल्म चल रही है, आप मार्केट में है कि नहीं। आप ये छोड़िए, आप देखिए बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर गुजर जाते हैं, उनके अंतिम यात्रा में कोई नहीं जाता है इंडस्ट्री से बड़ा नाम। और वो लोग होते हैं जिन्होंने उन सब के साथ काम किया है, वो लोग होते हैं जिन्होंने उनके साथ तब काम किया है जब वो लोग कुछ नहीं थे। लेकिन आज जब बन जाते हैं तो लोग नहीं जाते हैं। लेकिन वहीं यश जौहर साहब जब गुजरे थे, करण जौहर के फादर, तो इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं था जो ना पहुंचा हो, क्योंकि सबको अपने नंबर होता ही है, ये चीज़ें है ना। तो क्यों मालूम है, जबकि यश जौहर ने बहुत बुरा टाइम देखा एक टाइम पे करण के बनने, तो करण जौहर की काबिलियत है कि करण जौहर ने वापस से धर्मा प्रोडक्शन को बना दिया, वरना ख़त्म हो चुका था धर्मा प्रोडक्शन, और बहुत बुरी हालत में थे यश जौहर। मगर करण जौहर अगर नहीं बना होता
तो यश जौहर को पूछने कोई नहीं किसी को आता, sideline है ना। कर जिस दिया। आदमी ने दोस्ताना जैसी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा सबके साथ फिल्में बनाई हो, जो आदमी यश चोपड़ा के यहाँ इतने साल तक मैनेजर रहा हो, कोई नहीं आता। मगर ये उनके बेटे की काबिलियत है कि बेटा इस लायक बना कि लोग बेटे को शक्ल दिखाने आए, बेटे के सामने नंबर बढ़ाने आए। तो हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। तो इसीलिए जो है, जब तक आप कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, वो इस इंडस्ट्री के लिए ही वो लाइन बनी है। तो इसलिए ठीक है, बट यही रियलिटी है, यही आपको एक्सेप्ट करना है। ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इरफान खान का देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है। तो ठीक है, अब आज बाबिल है, बाबिल आज कह लीजिए स्ट्रगल ही कर रहा है ना। जिसका फादर, अगर आज इरफान ज़िंदा होते तो क्या वो ये स्ट्रगल कर रहा होता? नहीं। तब लोग आते कि बाबिल को लेके फ़िल्म बनाते हैं, छोटी फिल्म, और एक फ़िल्म सर आप कर लीजिए हमारी, यही होता है। ठीक है, कितनी फिल्में बच्चन साहब ने सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि अभिषेक बच्चन को उस फिल्म में साइन किया गया, या कितनी फिल्में बच्चन साहब ने इसलिए कर ली कि अगली फिल्म में अभिषेक है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इंसान अपने बच्चों के लिए करता ही है। मगर इस इंडस्ट्री में आप अगर ऐसे मानिए तो आज बाबिल बहुत बिजी होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने इरफान खान के साथ काम किया वो सब आज बड़े मेकर हैं। आप किसी का नाम लीजिए, सब बड़ी फिल्में बना रहे हैं, सब बड़ी कंपनीज बन, लेकिन बाबिल के पास काम नहीं। ये है हमारी इंडस्ट्री। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है इंडस्ट्री से। अब जैसा जहाँ का जो नियम है, अब आप ये वही है कि बाहर से तो पूरा साज श्रृंगार करके दुल्हन तैयार होती है, और अंदर जाके देखते हैं तो तब फिर अंदर मांगन पड़ा हो सोनम रघुवंशी निकली तो क्या करेंगे आप, यू नो दैट। तो अब सोनम रघुवंशी को देख के कौन कह सकता था कि ये लड़की जो अपनी शादी में इतनी खुश दिख रही है, बाद में वो इतना बड़ा कांड कर देगी। सो इट्स ओके, चलता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जब आपका टाइम था, लाइक FIR में आप बहुत सुपर थे, उसके बाद आपने बॉलीवुड्स की मूवीज़ में भी डायलॉग्स राइटिंग की, तब कोई एक ऐसा दोस्त, और बाद में जब वक्त बदला, थोड़ा सा काम कम हुआ, तब कोई इंस्टेंटली चेंज हुआ हो, कोई ऐसा नाम अगर आप बताना चाहें तो इफ़ यू वांट। नहीं, ये तो क्वेश्चन रखिएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इसलिए क्योंकि वक्त बदला ही नहीं, और टचवुड ना कभी बदले, है ना। क्योंकि वक्त बदलता कब है, जब लोगों को लगा हो। नहीं, लोगों को भी नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा। बदलता कब है वक्त, जब आपके पास काम नहीं, आपके पास काम नहीं है, लोगों को लग रहा है इनका तो हो गया खत्म। लेकिन मेरे पास टच वुड, ऊपर वाले की बड़ी दया रही कि हमेशा मेरे पास काम रहा, और हमेशा वही स्टेटस रहा। तो कभी ये भी नहीं कि अपने स्टेटस से नीचे जाके आपको कुछ करना पड़ा या कुछ। तो इसलिए मुझे ऐसा अभी तक अनुभव हुआ नहीं, और मैं चाहूँगा लाइफ में कभी ना हो इस टाइप का अनुभव की कोई ऐसी फाइट ही हुई हो किसी से, फाइट कुछ ऐसा नहीं होती। मैं इस इंडस्ट्री में ना बड़ा मशहूर हूँ इस मामले में कि मैं सबका दोस्त हूँ। सब मुझे अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि मैं सबके साथ बहुत अच्छा रहता हूँ, सबसे मेरी प्यार मोहब्बत है, सबके साथ मेरी रिलेशनशिप। लोगों का क्या होता है, लोगों के ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा जो हर ग्रुप में पाया जाता है। तो इसलिए क्या है, मेरी कोई ऐसा कुछ नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, एक ज़रूर किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा कि मैं एक फ़िल्म लिख रहा था, हाउसफुल 5, साजिद नडियाडवाला की। तो वहाँ क्या हुआ, मुझे बुलाया गया स्टोरी के लिए। तो वहाँ जो CEO हैं दीप्ति जिंदाल, उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि वो पहले जब मैं डेविड साहब की फ़िल्म लिख रहा था, डू नॉट डिस्टर्ब, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने शुरू किया। तो उसके जो डायरेक्टर हैं फ़िल्म के, तरुण मनसुखानी नाम है, बट मैं मनदुखानी ही बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मन दुखाया मेरा। तो उनके साथ मेरा थोड़ा क्लैश हुआ, क्योंकि रीज़न ये था कि मुझे अगर कोई ज़िम्मेदारी दी गई है और हाउसफुल जैसी फ़िल्म की, तो मेरी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि जब ऑडियंस टिकट ख़रीदेगी तो वो ये सोच के ख़रीदेगी कि भाई ये जो है ये हाउसफुल देखने जा रहे हैं, है ना। तो हाउसफुल जब हम देखने जा रहे हैं तो कॉमेडी होनी चाहिए, फ़न होना चाहिए, और उसके पहले वाली हाउसफुल उतनी अच्छी नहीं चली थी। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं हाउसफुल बनाऊँ, डायरेक्टर की कोशिश ये थी कि मैं अपनी हाउसफुल बनाऊँगा। तो क्लैश ये था कि मैंने कहा कि भाई साहब, आप अपनी हाउसफुल तो बना लेंगे, लेकिन आप अपनी ऑडियंस कहाँ से लाएंगे? ऑडियंस वही है जो हाउसफुल का टिकट हाउसफुल के लिए ख़रीदती है। अब ये एक, आपने अगर वो फिल्म देखी हो तो एक शिप पे मर्डर मिस्ट्री की फ़िल्म। मेरा पॉइंट ये था कि इस फिल्म में 70% कॉमेडी होनी चाहिए, अच्छी कॉमेडी, क्योंकि
यू आर हैविंग अ गुड एक्टर्स, मतलब सारे बड़े बड़े लीजेंड। हाँ सारे बड़े बड़े, इवन आपके पास नाना पाटेकर और ये सब भी सारे, क्या नहीं थी कास्ट। तो मेरा पॉइंट ये था कि आप फिल्म 70% कॉमेडी रखिए, 30% मर्डर मिस्ट्री होनी चाहिए। ये फार्मूला होगा तो लोग फिल्म को पसंद करेंगे। फिल्म का बिजनेस क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट है कि फिल्म को पसंद भी किया गया कि नहीं। भाई बिजनेस तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस हो गया लेकिन आपने निकल के बोला कि बहुत बेकार फिल्म थी। पर आजकल तो बिजनेस हो गया ना, क्योंकि OTT आने से वो खरीद लेता है। तो थिएटर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, OTT तो चलिए वो भी खरीद लेता है जो कि कोई नहीं खरीदता। वही तो बोल रही हूँ, तो वो दिमाग में आने से क्या है, थिएटर का प्रेशर कम हो गया। ये तो चलिए, और उल्टी बात हो गई, अच्छी बात हो गई कि चलिए मुझे अब ये प्रेशर नहीं है कि मेरी फिल्म थिएटर में कितना कमाएगी। मुझे ये है कि मेरे जो कॉस्ट है वो निकल आएगी और प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक, मगर आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि लोग फिल्म को अच्छा तो बोलें, क्वालिटी तो आप लोग ये तो कहें कि हाँ यार बड़ा मज़ा आया, और अगली जो यस वो एग्री कर रहा है इस बात से। तो ये तो हो कि हाँ भाई मज़ा आया, और हाँ जो यस सेम वही बोल रहा हूँ मैं जो तुम कह रहे हो, वेरी गुड। मगर होता क्या है, अब उनका क्या था कि नहीं मैं अपनी हाउसफुल बनाऊंगा, तो अपनी हाउसफुल जो बनाई वो आपने देखी क्या बनाई है उन्होंने। ठीक है, तो यह हालत है कि अभी जो नेक्स्ट हाउसफुल आएगी, अब लोगों के मन में डाउट हो जाता है कि यार वो फिल्म कैसी होगी। दूसरा क्या हुआ कि लोग बच्चे लेके जाते हैं ना फिल्मों में, हाउसफुल तो बच्चे ही लेके जाते हैं, फैमिली को इनफैक्ट, तो उसको आपने वल्गर कर दिया फिल्म को, तो वो भी लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ कि ये सब क्या है। एनीवेज मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जो वल्गर। मुझे कई फिल्में ऑफ़र हुई बड़े बड़े मेकर्स की, जो कि डबल मीनिंग फिल्में आजकल होती हैं ना, जैसे मैंने नहीं की, बोलो मुझसे आज भी नाराज़ है। मैं बोलता हूँ देखिए मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ जो मैं अपने परिवार को ना दिखा सकूँ, या मेरे बच्चे प्राउड से नहीं कह सकें कि ये मेरे पापा ने लिखी। जैसे मैं आपको किस्सा सुनाऊँ बड़ा मज़ेदार। जब ABCD रिलीज़ हुई और हिट हुई तो बड़ा क्रेज़ हुआ था ABCD का, बच्चों में तो बड़ा क्रेज़ था भाई। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है तब छोटा था, तो वो अपने जब स्कूल जाता था तो स्कूल में वो बोलता था कि मेरे पापा ने ABCD लिखी, कोई मानता ही नहीं था। क्या कहता था, फेंक रहा है यू नो। सो अब एक दिन उसने क्या किया, हाँ ले आओ रख दो, चाय भी साथ में होती रहे तो और मज़ा बढ़ जाएगा इसका। अरे है ना। और चाय पे तो ना कहीं नहीं जा सकता। चाय पे मैं बड़ा अच्छा एक मज़ेदार से आपको एक चीज़ सुनाऊंगा, आप वो याद रखना, ठीक है, वरना मैं भूल जाऊंगा। चीयर्स। चीयर्स। सो मेरा बेटा जो है गया, आप चीयर्स। तो अब क्या कमाल हो रहा है कि उसको बच्चे बिलीव नहीं कर रहे हैं, और वो परेशान कि यार मेरे पापा ने लिखी है ये, अब मैं कैसे प्रूव करूं। अब इत्तेफाक क्या हुआ कि उसके कुछ दिन बाद ही DVD रिलीज हुई, और DVD पे भी मेरा नाम था। तो भाई साहब चुपचाप एक दिन घर से अपने स्कूल बैग में DVD डाल के ले गए, और उन्होंने दिखाया बच्चों को कि सी मेरे पापा का नाम है इसमें, मेरे पापा ने। और जो उसको इज्जत मिलनी शुरू हुई उसके बाद सारे बच्चे एकदम हो गए, अरे तुम्हारे पापा ने लिखी है, ओ आओ ये। तो मेरे लिए वो फिल्म वसूल हो गई। अगर मेरे बच्चे को प्राउड हुआ। यही मेरा बच्चा अगर नज़रें छुपाता घूमे कि यार कहीं किसी को पता न चल रहा है मेरे पापा ने लिखी, तो आप सोचिए। तो इसलिए क्या है कि कई फिल्में आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आपको बाद में लगती हैं अच्छा वो मैंने नहीं लिखी। जैसे कि जिसमें से एक हाउसफुल 5 थी। जब मैंने हाउसफुल 5 देखी मैं खुद नहीं देख पा रहा था फिल्म, ठीक है। और जबकि मैं आज भी बहुत थैंकफुल हूँ जो मुझे दीप्ति जिंदाल जो मुझे वहाँ लेके गए, उन्होंने तो अपनी तरफ से हर अच्छी कोशिश की, ठीक है। बट डायरेक्टर के साथ मेरा ये है कि हाँ उस आदमी के साथ मैं काम ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहूँगा, और ऐसा दिन ना है कि मुझे तरुण मन दुखानी के साथ काम अच्छा प्रोजेक्ट तभी निकल कर आता है जब सारे उस पर एक मत हो। ऐसा ना हो कि कोई एक सोचे कि नहीं भाई ये मेरा है, इसे मुझे ही करना है। जैसे मैं आपको किस्सा सुनाऊं, एक फिल्म थी, मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा कि मैं बच्चन साहब के लिए काम करूं, लिखूं, और बच्चन साहब नहीं होते तो मैं आता ही नहीं इस इंडस्ट्री में। मैं छोटा था तब से मैं अमिताभ बच्चन की फिल्में देख देख के मैं यहाँ आ गया। तो ठीक है, सब लोगों की इंस्पिरेशन है, ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ, अब एक दिन मुझे फ़ोन आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 2008-9 की। 2009 में मुझे राम गोपाल वर्मा का फ़ोन आया, उस समय की सरकार आई थी।
फ़ोन आया, उन्होंने कही मेरी एक फ़िल्म थी उसके कुछ रशेस देखे तो उन्हें बड़ा पसंद आया था, तो उन्होंने कॉल किया। तो राम गोपाल वर्मा से मिलने में गया उनके ऑफिस, बहुत बढ़िया लगा, बड़े अच्छे आदमी, बहुत बहुत मज़ेदार आदमी, और उस समय तो बड़े पीक पे थे रामू जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डू यू नो पुरी जगन्नाथ। मुझे लगा ये जगन्नाथ पुरी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यस आई नो। ओके, मैंने कहा आई नो बट आई हैव नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर विजिटेड। विजिट? बोले नो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जगन्नाथ पुरी, पुरी जगन्नाथ। मैं कहा नो सर, आई डोंट नो हु इज ही। तो ही सेड ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस, वेरी रेनाउंड, वेरी वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री। ही इज़ बिगर देन करण जौहर एंड आदित्य चोपड़ा। अच्छा, आई वॉन्ट यू टू मीट हिम, व्हेन कैन यू गो? सर आप बताइए। बोले ओके, हाँ, बोले कल आपको टिकट सब आ जाएगा, आपको हैदराबाद जाना है मिलने। ओके, चला जाओ। मैं पहुंच गया हैदराबाद। अब पुरी जगन्नाथ जो है, पुरी जगन्नाथ इतने बड़े, इतना बड़ा नाम है वहाँ पे कि सच में यहाँ पे हमारे करण जौहर वगैरह का वो नाम नहीं है। वो आदमी है जिसने हर बड़े स्टार के बेटे को जो लॉन्च करता है, चाहे वो चिरंजीवी का बेटा हो, चाहे वो रामचरण हो, जितने भी होते हैं सबको, विजय देव को क्या है, जो भी नाम है, तो नाम भी नहीं ले पाता हूँ उसका, मुझे है ना कोंडा याद। सो पहुंचा मैं। अब वो मुझे मिले, अरे उनका ऑफिस जब मैं गया तो उनका ऑफिस इतना बड़ा है जितनी हमारी पूरी ये रुस्तम जी की बिल्डिंग होगी, इससे बड़ा तो ऑफिस है। सच में? हाँ हाँ हाँ। मैं पहुंचा, बड़े बड़े प्यार से मिले सब। वो तो मुझे मालूम पड़ा कि साहब वो अमिताभ बच्चन को लेके फिल्म बना रहे हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड कि यार बस क्या बात है यार, रामू जी मुझे भेज रहे हैं बच्चन साहब की फिल्म। तो अब साहब वहाँ पे उन्होंने नरेशन दिया मुझे, और व्हाट अ नरेशन, बहुत बढ़िया नरेशन। मतलब इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जिनका नरेशन मैं अच्छा मानता हूँ। इंडस्ट्री में मेरा नरेशन बड़ा अच्छा माना जाता है। मैं जिनके नरेशन अच्छा मानता हूँ वो महेश भट्ट साहब हैं, उनके साथ मैंने काम किया। और पुरी जगन्नाथ ने जब नरेट किया मुझे फिल्म, वो हिंदी आती नहीं, वो इंग्लिश में ही नरेट करते हैं, बट बहुत अच्छा किया। उसके बाद मैंने कहा ओके डन, करते हैं। बोले आप you go to Mumbai and meet Mr. Bachchan। अच्छा। and हाँ, यही तो हम चाहते थे। I will arrange the meeting और ये वो, then we will meet in Bangkok। मैंने कहा ओके। अब साहब मैं आया, बच्चन साहब से एक मुलाकात हुई छोटी सी, एक इंट्रोडक्शन टाइप का कि हाँ ये कर रहे हैं। I was so excited that I went to Bangkok to meet him, Mr. पुरी जगन्नाथ। वहाँ पहुँचे तो बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। उनकी तेलुगु फिल्म में हीरो था प्रभास। अच्छा। जिसको जिसको मैं जानता नहीं था, तब तक बाहुबली आई नहीं थी। अच्छा, विलन था सोनू सूद और कंगना रनावत हीरोइन। कंगना और सोनू सूद दोनों FIR के डाई हार्ट फैन। तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि अरे मैं लिखता हूँ FIR, तो मुझे सोनू सूद और कंगना रनावत FIR के एपिसोड्स सुना रहे हैं, उसके तकिया कलाम सुना रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही। और हम लोग वैन, सुबह एक वैन होती थी जिसमें डायरेक्टर, हम लोग और प्रभास, हम बैठ के जा रहे होते। मैं सिर्फ प्रभास को देखता रहता था कि ये कौन है यार, ये क्यों चल रहा है हमारे साथ, ये इतना लंबा आदमी, ये कौन है। उसके बाद हम पहुँचे लोकेशन पे। तब मैंने सोनू सूद से पूछा, मैंने कहा ये बताओ ये कौन है? तो उसने बोला अरे ये हीरो है। तो मैंने कहा ये हीरो है? ये कैसा हीरो है? तो सोनू सूद ने कहा अरे ये बहुत बड़ा हीरो है, तेलुगु का स्टार है। मैंने कहा यार हीरो तो आपको होना चाहिए। हाँ, ये हीरो है, आप क्या कर रहे हो? हाँ। मैं विलन हूँ। मैंने कहा विलन हो? हाँ मैं विलन हूँ यहाँ। अच्छा, अब मैं जो वहाँ 2-3 दिन रहा, वो 3 दिन में बार सिर्फ मैं प्रभास को ही देखता रहता था कि यार ये हीरो कैसे हो सकता है, ये हीरो कैसे है। ठीक है, अब साहब जो है वापस आ गया और वो फिल्म तो बनी, बट आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट मूवी। बिकॉज क्या हुआ, उस बीच में रामू जी और पुरी जगन्नाथ के बीच में पता नहीं क्या बात हुई कि कुछ ऐसी बात हो गई कि जहाँ पे पुरी ने ये डिसाइड किया कि मैं रामू जी का कोई भी वो नहीं यूज़ करूँगा।
कुछ ऐसा हो गया होगा उनका, मुझे नहीं मालूम क्या बात थी, जो मुझे बताया गया। तो मुझे पुरी ने बताया कि सी द थिंग इज़, मैंने कहा अरे नो सर यू कैरी ऑन प्लीज़, आप अपनी फिल्म बनाओ, आपका अगर ऐसा कुछ भी हुआ है हम फिर कभी काम कर लेंगे। ठीक, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया बच्चन साहब के साथ काम करते, अरे यार क्या हो गया। उसके बाद साहब वो फिल्म बनी, फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म मैंने देखी, और जब मैंने वो फिल्म देखी तो मेरी फैमिली ने सबसे पहली लाइन मुझे ये बोली, अच्छा हुआ तुमने ये फिल्म नहीं की। जो होता है ईश्वर अच्छे के लिए करता है। मैंने भी बोला अच्छा हुआ मैंने ये फिल्म नहीं की, वरना लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बुरी फिल्म इस आदमी ने लिखी, और उस फिल्म का नाम था बुढ़ा होगा तेरा बाप, जिसमें अरे मतलब मैं बच गया, मतलब मैं बच गया, है ना। ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी बहुत टैलेंटेड, बहुत बड़े डायरेक्टर, लेकिन कई बार होता है कि आप जब हिंदी फिल्म बनाने आते हैं ना, तो आप हिंदी फिल्म को उन्होंने तेलुगु की तरह बना दिया था। उन्होंने वही एटीट्यूड अमिताभ बच्चन को दिया, वही सारा पूरी फिल्म का एटीट्यूड तेलुगु था, सिर्फ लैंग्वेज हिंदी थी। वहाँ पे गलत हुआ, क्योंकि रीज़न अगेन, अगर मैं वो फिल्म लिखता तो कम से कम, या मैं नहीं भी लिखता, कोई भी ऐसा लिखता जिसे हिंदी सिनेमा या हिंदी बेल्ट की नॉलेज हो, तो वो उसको वैसे लिखता। उन्होंने जो राइटर्स लिए वो राइटर्स तेलुगु इंडस्ट्री के थे, वो तेलुगु फिल्में लिखी, उन्होंने कभी हिंदी फिल्म लिखी नहीं, तो उन्होंने तेलुगु फिल्म लिख दी। और वो तेलुगु फिल्म, जो कि कहानी बहुत अच्छी थी फिल्म की, लेकिन वो तेलुगु फिल्म हिंदी में लग रहा था डब होके आप देख रहे हैं, तो वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली, डिज़ास्टर हुई। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है। यही हाउसफुल 5 के साथ हुआ था। देखने के बाद सबने मुझे ये बोला, मुझे तो घर वाले तो आप छोड़ो, मुझे जिन लोगों को इंडस्ट्री मालूम थी उन लोगों ने मुझे मैसेज कर करके, फ़ोन कर करके बोला आप बच गए, आप बच गए, वरना आपका नाम होता कि ये आपका हाथ है इस काम में। तो आपके वजह से नहीं हुई ये। सो यू नो, ऊपर वाले भी डाल हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैं डिवोटी हूँ, मैं बड़ा मानता हूँ बाबा नीम करौली को। तो बाबा जो हैं, बाबा हमेशा अच्छा डिसीजन लेते हैं मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के जो भी डिसीजन मैं उन पर छोड़ देता हूँ, और वो ऑलवेज़ हमेशा अच्छा करते हैं। तो उन्होंने जो सोचा कि हम तो करते जा रहे हैं, जैसा ऐसा वो करवा रहे हैं। बजरंगबली के भी भक्त हुआ। बजरंगबली, क्योंकि वो बजरंगबली के भक्त हैं, बजरंगबली के ही तो वो अवतार हैं। बजरंगबली की वजह से ही मैं उनसे जो है जुड़ गया। अब तो कई साल हो गए, बहुत साल हो गए। तो हम लोग तो कैची धाम तब जाया करते थे जब कैची धाम बहुत, मतलब हम आश्रम जाते थे तो 4, 5, 6 लोग होते थे। अब तो लाइनें लगती हैं, अब तो माहौल बदल गया, अब तो माहौल ही बदल गया। अब तो हमें खुद वहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता है। पहले तो हर समय लगता था आश्रम में, जब हम बैठे रहते थे, बाबा का एक कमरा है वहाँ पे, आज भी वैसे ही है जैसा बाबा का कमरा था, आज भी वैसे ही मेंटेन किया जाता। उस रूम में हमको बैठने को मिलता था, हम आधे घंटे मेडिटेट करते थे, बैठे रहते थे, बहुत अच्छी खुशबू आती रहती थी, जबकि कोई अगरबत्ती नहीं जलती है वहाँ, कुछ नहीं, लेकिन वो एक अलग ही डिवाइन आती रहती थी। और बाबा का बेड लगा हुआ है, सब कुछ वैसे। आज वो भी बंद है। पहले बाबा का एक तख्त होता था जिसपे वो बैठते थे बाहर, आपने कई फोटोज़ देखी होंगी। तो अब वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, बाहर 1-2 दुकानें होती थी छोटी छोटी सी, है ना। अब तो पूरा कमर्शियल, फुल कमर्शियल हो गया है। सो उनकी उसमें मर्जी होगी भाई, वो चाहते होंगे लोगों को वहाँ भी खूब रोज़गार मिल जाए, ऐसा। FIR के कैरेक्टर्स को अगर ब्रेक डाउन करें, हाँ, तो उसके सारे आइकॉनिक हैं। सबसे ज़्यादा शानदार जो लगता है गोपी इज़दा वाला, या बैप्स हुआ, वल, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी मम्मी जी, वल कैरी ऑन, और वो हंसने का स्टाइल। गोपी मतलब अगर दिमाग में कैसे आई ऐसी चीज़ें आप? बता रहा हूँ मैं। मुझसे अगर कोई पूछे कि मैंने लाइफ में बहुत कैरेक्टर्स बनाए हैं, बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स बनाए हैं, मगर कोई मुझसे पूछे तो आज भी मैं बोलता हूँ गोपी मेरा नंबर वन गोपी। क्योंकि गोपी, मैं और भी कई जगह ये बात बोल चुका हूँ कि गोपी जो कैरेक्टर था ना, क्या होता था कि पहले गोपी शुरुआत के आप एपिसोड्स देखोगे तो गोपी के पास कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं था। मेन प्ले जो होता था वो होता था चंद्रमुखी और गुलगुले के बीच में, ठीक है। मगर क्या हुआ कि चैनल ने बोला कि गोपी कैरेक्टर, एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एक वो है कि भाई गोपी भला ही नहीं किया था तो वो गोपी, इसलिए मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। चैनल को था कि अगर ये कैरेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा तो इसकी जगह दूसरा कैरेक्टर ले आइए,
लेकिन मुझे ये था कि नहीं यार, ये तो शुरू से कैरेक्टर है और गोपी भल्ला इतने अच्छे एक्टर हैं, उनको एक्सप्लोर अगर करिए तो कमाल। और वही हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए, तो फिर मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, हम सब बैठे इस पे कि क्या किया जाए इसका। तो फिर क्या हुआ, मुझे ना, मैं रियल लाइफ में जानता हूँ एक बंदे को जो ऐसे ही बात करता है। लखनऊ में एक बंदा है, जब हम लोग आई थिंक 15, 16, 17 साल के रहे होंगे, तो बंदा हमको जब भी मिलता था तो वो ऐसे ही बोलता था, वो ऐसे ही बोलता था, हाउ आर यू इज़ द अंग्रेजी की। हाँ, तो उससे हम लोग बोलते थे कि तुम गलत बोल रहे हो। तो वो कॉन्फिडेंट होके, मजाक में नहीं, कॉन्फिडेंट होके बोलता था कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली तुम लोग जो इंग्लिश बोलते हो ना वो रॉन्ग है। करेक्ट इंग्लिश, दिस इज द यस, दिस इज द, you speak the wrong English is the, this is the correct English is the। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में था मेरे। कहा यार, तो मुझे लगा अगर गोपी के कैरेक्टर क्या था, पंजाबी आदमी अखबार पढ़ रहा है, उनका ऐसा आदमी तो गलत अंग्रेजी बोल सकता है। वहाँ से मैंने वो चीज़ शुरू की। मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक एपिसोड में सिर्फ लिखा था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज़ द। वो ऐसा हिट हुआ, इतना लोग लिखने लगे उसको फेसबुक और जो चैनल के पेज पे, और बाप रे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद फिर मैंने वो यूज़ करना शुरू किया और फिर वो पहचान बन गया गोपी की। आज गोपी भल्ला कहीं भी जाते हैं तो लोग उनसे वही सुनना चाहते हैं। आज गोपी भल्ला रियल लाइफ में भी ऐसे ही बात करने लगे हैं, और कहीं जाएंगे भी तो यही वो हमेशा बोलते हैं, या वेल कैरी ऑन, और ये सब चीज़ें उनकी चलती रहती है। कहीं भी जाएंगे उनको आप कहीं बुलाइए गोपी भल्ला को, तो गोपी जी पहली लाइन ये बोलेंगे कि वेल आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे लगा बहुत अच्छा इज़ द, हसीनाएँ अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़ द। तो वो रियल लाइफ में वैसे जो हो गया। अब मैं जाता हूँ बहुत सारे कॉलेजेस में, मुझे बुलाया जाता है लेक्चर के लिए मास के स्टूडेंट्स को। तो जब मैं जाता हूँ तो मुझे यंग स्टूडेंट्स मिलते हैं, और वो जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं। प्रिंसिपल टीचर मुझे बोलते हैं आपने इंग्लिश ख़राब कर दी है, मजाक में बोलते हैं। और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इज़ द। अभी मैं गया था यूपी में, मुझे यूपी गवर्नमेंट मुझे अवार्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे दिया। सो ये वाला, ये जो राम जी अयोध्या वाले रखे हैं ना, ये वाला। तो अब जब मैं उनके साथ बैठा हूँ तो मैं और वो बिल्कुल साथ बैठे हैं स्टेज पे, और वहाँ अनाउंस हुआ पहले मेरे बारे में, मैं गया तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आपने लिखा है। मैंने कहा हाँ। तो वो भी बहुत बड़े फ़ैन, उन्होंने भी बोले मैं तो बहुत मैंने देखा। फिर उन्होंने मुझे शाम को अपने घर चाय पे बुलाया कि आप मेरे यहाँ चाय पे आइए। फिर वहाँ गए, काफ़ी उनसे चर्चा हुई। लेकिन उस प्रोग्राम में जितने लोग थे, पूरी यूपी के अलग अलग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए थे, वहाँ बुलाए गए थे। और साहब हर कोई, मतलब मैंने जो दीवानापन देखा है FIR का, दीवानापन गोपी कैरेक्टर का, ओह मतलब आई वॉज स्पीचलेस कि मैं क्या बोलूँ यार। आज इतना प्यार इतना देते हैं लोग प्यार इस शो को और इस राइटिंग को। लोगों को तकिया कलाम याद है कितने। आप अगर इस पे जाइए फेसबुक पे तो कितने पेजेस बने, सिर्फ इतना लिख दो आप FIR के तकिया कलाम, पेजेस भरे पड़े हैं जिसमें लोग तकिया कलाम लिख रहे हैं, FIR के लिख रहे हैं, कुछ अपने बना के लिख रहे हैं, लेकिन वो चल रहा है, यू नो। सो गोपी नंबर, मैं तो गोपी और चंद्रमुखी ये दो जो है ना, इनके बिना FIR नहीं है। बाकी आप किसी को, मैं कह रहा हूँ बाकी कोई कैरेक्टर ना हो, सिर्फ आपके जो कैमियो में जो गेस्ट आते हैं वो कैरेक्टर हो, और चौकी में आपके पास चंद्रमुखी और गोपी हो, आप शो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो खेल है। गोपी की गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया, लप्पी लूथरा एक हिंदुस्तान की टेलीविज़न का एक ऐसा कैरेक्टर है जो मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में आता है, दैट इज़ लप्पी लूथरा। जो FIR देखा है जिसने भी, वो सब लप्पी लूथरा को भी जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितना चंद्रमुखी चौटाला को जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितना गोपी को जानते हैं, गुलगुले को जानते हैं। तो लप्पी लूथरा हिंदुस्तान के इतिहास में
वर्ल्ड का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुस्तान की टीवी के इतिहास में एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ जिसका नाम है, जो कैरेक्टर है, जो कभी आया नहीं, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, जो कभी कास्ट नहीं हुआ, जिसको कभी कोई जानता नहीं, लेकिन सब लप्पी लूथरा जानते हैं। और आज तक वो कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर है, उसको कोई एक्टर ने एक्ट नहीं किया। वो नाम कहाँ से सोचा आपने? लप्पी लूथरा जो है कितना अलग सा है, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता किसी का नाम लप्पी लूथरा होगा। क्या हुआ, मैं दिल्ली में था। दिल्ली में मैं एक जगह था, तो शायद मैं और मेरी वाइफ थे, कहीं शॉपिंग के लिए गए थे। तो वहाँ लहंगे वहंगे इस टाइप की जो बड़ी शॉप होती है ना, तो वो जो शॉप थी उसमें एक लेडी थी, टिपिकल पंजाबन लेडी, और लूथरा उसका सर नेम था, और उसका लवप्रीत या ऐसा कुछ नाम रहा होगा। तो ना वो बैठी अपना चला रही थी शॉप, उसके ना फादर बड़े ओल्ड से बैठे थे, उन्होंने अचानक से जो है उसको पुकारा, ओए लप्पी ओए। मैंने कहा यार बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है लप्पी, मैंने कहा क्या नाम है लप्पी है। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि वो दुकान लूथरा, मैंने कहा ये तो बड़ा राइम भी कर रहा है, बड़ा लप्पी लूथरा, व्हाट अ नेम। और FIR ऐसे आया ये? FIR चल रहा है। मैंने बताया ना FIR में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने रियल लाइफ में नहीं देखी हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक एरिया का नाम आता है झड़ियन तालाब, बहुत आता है। अब झड़ियन तालाब कहाँ है? झड़ियन तालाब लखनऊ में एक एरिया है शहादतगंज, वहाँ पे एक तालाब है, उसका नाम है झड़ियन तालाब। तो ऐसे ऐसे नाम, आप टिमरकन टोला, हाँ अरे यार स्टेशन के नाम, टिमरकन टोला जो है वो रियल में है, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पे है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं। अब अगर मैं सपोज ये कहूँ नैनीताल की मॉल रोड, उसमें नयापन क्या है वो तो सबको मालूम। मैं ऐसे एरिया की बात करूँ जो लोगों को पता नहीं है और फ़नी है, नाम फ़नी है, जैसे लप्पी लूथरा नाम फ़नी था और वो इतना बड़ा हिट हुआ। अब वो जो लप्पी लूथरा हैं दिल्ली में, उनको खुद नहीं मालूम है कि उनके नाम पे है। हो सकता है ये वाला वो देख लें, ये पॉडकास्ट उन्हें पता चल जाए और वो खुद वो लोग देखते होंगे FIR, क्योंकि FIR वो तब भी देखते थे जब मैं गया था वहाँ, FIR पीक पे था उस समय। तो ऐसे सारे नाम आए उसमें। अब जैसे उसमें एक नाम आता है राम टहलू हलवाई। अब राम टहलू हलवाई जो है बांदा जिले में, बुंदेलखंड में बांदा जिला है, जहाँ अतर्रा एक जगह है, छोटा सा टाउन है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। वहाँ पे राम टहलू हलवाई है, हम बचपन से उसके समोसे खा के बड़े हुए हैं। वहाँ मेवालाल हलवाई है, तो जो है उन सबके नाम यूज़ करता हूँ। अतर्रा स्टेशन भी तो डाला था अतर्रा, मैंने अतर्रा, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिस जगह पैदा हुआ हूँ, जो बहुत छोटी जगह है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता। अच्छा मेरे साथ क्या होता था, मैं किसी को बताऊँ मैं अतर्रा में मेरा जन्म हुआ है, तो लोग जानते ही नहीं थे अतर्रा। तो मुझे था कि मैं एक दिन अतर्रा का लिटरल जैसे होता नाम रोशन करेगा ये हमारे शहर का, तो मैंने कहा मैं नाम रोशन करूँगा अतर्रा का। और मैंने अतर्रा स्टेशन बनवाया, FIR में मैंने सेट बनवाया, अतर्रा स्टेशन लिखा हुआ, और अतर्रा डिग्री कॉलेज भी मैंने जो है किया उसमें, जहाँ से मैं पढ़ा। तो वो दोनों चीज़ें की है ना उसमें। और बिल्लू का कैरेक्टर, ओ बिल्लू, ये वाला कहाँ से आया? ये जो राइमिंग मैंने बोली ओ बिल्लो, वो तो हम लोग क्या करते थे ना, हमारे एक पैटर्न था कि जो बहुत चला, बाद में हर शो ने फॉलो किया उसको। तारक मेहता हमारे बाद ही आया, 2008 में वो आया, हम 6 में आए। सब ने फॉलो किया कि वोकल, बैकग्राउंड म्यूजिक तो होती है लेकिन साथ में ना वोकल, ए फसा बिल्लू आइए आइए, यू नो, ये सब जो है ये हमने FIR में शुरू किया था। और थप्पड़ पड़ते हो ऐसा होता शाबाश। हाँ। तो अब क्या हुआ, सोचा कैसे आपने, मतलब क्या हुआ ना मैं बताऊँ इस पे मैं अगर कहूँ ना तो पूरी स्टडी हो, सिलेबस बने और ये ऐड करवाया जाए फिल्म इंडस्ट्री में, राइटिंग वालों में। बहुत बड़ी बात आपने, बहुत बड़ी बात कही है आपने। और वैसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो जो है इसका नाम है FIR के तकिया कलाम का। बट बिल्लू का कैरेक्टर कैसे बना? बिल्लू का कैरेक्टर जो एक्टर प्ले करता था वो पहले हमारे यहाँ छोटे छोटे रोल करता था जो कैमियो होते हैं। मेरी आदत ये है कि अगर एक लंबा शो चलाना है ना तो हर 6 महीने साल भर में कुछ नया उसमें करते रहो, वरना लोग बोर हो जाएंगे। स्पेशली कॉमेडी, ड्रामा तो फिर भी देखते रहते हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है देखिए कब से चल रहा है। कॉमेडी में क्या है ना, आपको नया करना पड़ेगा। तो जैसे नए में हमने क्या किया, हमने गोपी का कैरेक्टर बनाया, गोपी चल गया। फिर हुआ कि अब क्या नया करें, तो एक कैरेक्टर बनाया कि एक ऐसा भी हवलदार होना चाहिए जो भूल जाए, क्योंकि भूल जाएगा तो वो बदतमीज़ी करेगा, बदतमीज़ी करेगा तो मज़ा आएगा, ठीक। अब लेकिन वो बदतमीज़ी करेगा तो लोग बर्दाश्त क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो एक मामूली सा हवलदार होगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करें, इसको कमिश्नर का साला बनाया जाए।
कमिश्नर के साले को कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ। तो कमिश्नर का साला बना के हम ले आए, जो भूल जाता है, भूल के बदतमीजियाँ करता है, और उसके बाद ये पूछता भी है कि कुछ हुआ था क्या। हाँ। बाद में हमेशा पूछता है कुछ हुआ था क्या, थप्पड़ पड़ता तो बोलता शाबाश, है ना। तो ये तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। अब उसमें एक जो है हमने वो भी बनाया कि गोपी को वो बड़े अपना भैया बोलता है, भैया, हाँ। और जो है गोपी को, चंपी और करता है गोपी की उसकी। चंपी, और गोपी की बैंड बजाता है हमेशा, चंपी में भी बैंड बजा देता है। कभी वो कुत्ते की खाई खीर ले आएगा, भैया आज मैं आपके लिए ये लाया हूँ, भैया आज मैं आपके रसगुल्ले लिए लाया हूँ। रसगुल्ले, और सब खराब हाँ। चीज़ें करता है उसके बैंड ने साथ। पीछे हाँ, रखे हुए थे। सब गंदी चीज़ें करता है उसके साथ। कहेगा आइए अब आपकी चंपी कर दो, तो उसको पूरा तोड़ डाला, बाल वाल उसके नोच डाल देगा वैसा, और बाद में बड़ा भोलापन से यूँ देखेगा भी। एक्टर भी हमें अच्छा मिला, वो एक्टर अच्छा था, उसका चेहरे में वो भोलापन था, तो और उसकी आंखें ऐसी थी कि बदमाशी भी थी उसकी आंखों, तो हमको बहुत सही एक्टर भी मिला उस कैरेक्टर में। तो इस तरह से उस कैरेक्टर को बनाया। फिर वो कैरेक्टर और ज़्यादा खिलता गया, क्योंकि जब वो सेट पे पहुंचा कैरेक्टर, तो लोगों ने रिसीव किया। उसके बाद उस एक्टर ने भी अपनी बहुत चीज़ें उसमें ऐड करनी शुरू की। डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डायरेक्टर जो है, आपने तो लिख दिया, आपने सब बना दी दुनिया, लेकिन जब वो सेट पे पहुंचेगा तो उसको एग्जीक्यूट करना एक होता है, उसमें और चार चांद लगाना। तो हमारे जो डायरेक्टर इस शो के थे, शशांक वाली, उन्होंने क्या है, वो उनके साथ एक चीज़ है, उनको भी बहुत अच्छा कॉमिक सेंस उनके पास भी बहुत अच्छा। तो वो क्या करते थे कि वो सेट पे जब स्क्रिप्ट पहुंच गई सब, अच्छा स्क्रिप्टिंग भी हम लोग क्या करते थे, साथ करते थे, मैं, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर, हम लोग मिल के प्लॉट साथ में बनाते थे कि इस बार ऐसा करेंगे। फिर मैं लिखता था, फिर कैरेक्टर बनाता था, तकिया कलाम बनाता था, सब लिख के जब पहुँच जाता था सेट पर, तो डायरेक्टर की ये खूबी थी कि डायरेक्टर उसको ना और बढ़िया बनाता था कि यार इसको ना और क्या दे दूँ मैं इसमें ऐसा, और या इसको क्या गेटअप दे दूँ, क्या कर दूँ। जैसे कि अब स्क्रिप्ट में तो ये नहीं लिखा है ना कि गोपी अपनी बेल्ट को ऐसे करेगा, है ना, या ऐसे की हंसेगा, ये सब तो डायरेक्टर का योगदान होता है, तो वो डायरेक्टर का योगदान। तो इसीलिए क्या है, FIR या FIR जैसा कोई भी शो किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बनता है, उसमें सबका उतना ही योगदान है। मुझसे पूछा जाता है कि आप FIR की सक्सेस में अपने को कितना क्रेडिट देंगे। मैं बोलता हूँ FIR की सक्सेस में सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा FIR के एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनको। उसके बाद जो थोड़ा सा अगर कहीं बच जाएगा वो क्रेडिट मैं लूँगा, हमेशा मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने ऐसा लिख दिया तो FIR है। सब ने बहुत मेहनत की है। एक एक एक्टर, मतलब हमारा चंद्रमुखी से लेके छोटा सा भी कोई एक एक्टर आता था ना, वो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, सब ने बहुत मेहनत की, तब जाके वो ऐसा कल्ट शो बनाया कि आज भी इतना बड़ा हिट शो है। सो सबको क्रेडिट है, सबको। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। गुलगुले का क्या था कि गुलगुले बहुत पॉपुलर कैरेक्टर हुआ, क्योंकि गुलगुले बहुत कीकू शारदा जो था बहुत ज़्यादा उसका वजन था, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आता था, बच्चों को टेडी बेयर की तरह लगता था, तो बच्चे बहुत पसंद करते थे। और चंद्रमुखी जब उसको थप्पड़ मारती थी तो लोग, बच्चे बहुत हंसते थे, बड़े भी हंसते थे जब उसको थप्पड़ आता था। थप्पड़ का बताओ, हमेशा उसको 2 ही थप्पड़ पड़ेंगे। देखिए थप्पड़ का तो किसने लिखा, डायरेक्टर का था? नहीं, थप्पड़ का तो ऐसा था कि मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है, जो हमारे चैनल में उस समय प्रोग्रामिंग हेड होती थी प्रिया मिश्रा, उनकी भाभी जो हैं वो रियल लाइफ में चंद्रमुखी जैसी हैं। वो बिहार में SP हैं और वो पहले मारती हैं फिर बात करती हैं। उनको सोच के ही ये पूरा कैरेक्टर डिज़ाइन हुआ था चंद्रमुखी चौटाला का, ठीक है। तो इसलिए वो थप्पड़ वाला वो वही है कि वो पहले थप्पड़ मारती है उसके बाद बात करती है। और गुलगुले तो खाते ही, क्योंकि वो लाइनें ऐसी बोलता है कि मैडम आप बिना 1 नंबर के पीटू प्रियंका था, 1 नंबर की जो है क्या जालिम ये मगरमच्छ की सहेली और छिपकली की बहन, और इस टाइप की लाइनें वो बोलता है। सुंदर हो, हाँ, मतलब भोली हैं, बाद में ये बोल देता है। तो वो था, लेकिन उसमें फिर हुआ क्या कि कीकू शारदा को ये लगा कि मैं जो हूँ ना अपना वजन कम कर लूँ, तो कीकू शारदा ने अपना वजन आधे से कम कर लिया। दिखता भी है वो, ठीक। अब जो दिखता है वो तो एपिसोड में जो दिखता है वो आप देखिए, अभी तो फिर बढ़ा हुआ है वजन, अभी तो बढ़ा हुआ है। FIR वाले में 20 क्योंकि हुआ क्या लोगों ने कीकू शारदा को पसंद करना फिर बंद कर दिया। एक्टर तो वो जबरदस्त, कीकू शारदा ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन क्या हुआ, वो जो एक टेडी बियर वाला जो फील था ना वो निकल गया। तो क्या हुआ, उस समय गोपी
काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। फिर किको शारदा ने जब कपिल का शो किया तो देखिए फिर से वज़न बढ़ाया, क्योंकि जब तक वो वज़न नहीं बढ़ाएगा तब तक वो ना तो बच्चा यादव लगेगा जो कैरेक्टर वो प्ले करते हैं, ना किको शारदा लगेंगे जो दूसरा वो नर्स वर्स बनते हैं जो भी है, या वो लड़की बनते हैं। तो इसलिए वो हुआ गुलगुले के साथ, ना गुलगुले भी बहुत पॉपुलर कैरेक्टर रहा है। और आज आप कपिल शर्मा के शो में देखते हैं कि कृष्णा अभिषेक हो या गुत्थी हो, सब लड़की बन के आए, लेकिन इसकी शुरुआत तो FIR से हुई। आप देखिए FIR वो शो था जिसमें गोपी गुलगुले ये सब लड़कियां बना करते थे, जाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एक पॉडकास्ट में कपिल के शो के बारे में कुछ बोला था, लोगों को लगा आपने क्यों कहा ऐसा। मेरा कहना ये है, आप कॉमेडी जो बनाते हैं ना वो बनाइए जो परिवार के साथ आदमी देख सके, वल्गर नहीं होनी चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं होनी चाहिए। कपिल के शो में जो कृष्णा अभिषेक का कैरेक्टर है, जो सपना कैरेक्टर वो प्ले करता है, वो काफ़ी बिलो द बेल्ट होता है। तो अब उसमें ये लोग लड़की बनते हैं, लेकिन वो लड़की बन के बिलो द बेल्ट बात करते हैं। हर चीज़ की गरिमा होती है, खासकर महिलाओं की। FIR में लोग मुझसे फिर कहते हैं ऐसा है, तो आपके FIR में भी तो जो है वहीं से तो शुरू हुआ। तो मैं हमेशा जवाब देता हूँ, बात को समझो। FIR में वो लोग लड़की बनते थे क्योंकि वो एक केस सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ पुलिसिंग, वो पुलिस है। पुलिस अपना भेष बदल के आज भी जाती है, ठीक। वो ये नहीं कर रहे हैं कि वो लड़की बन के जो है वल्गैरिटी करें, वो चीज़ नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि थोड़ा चीज़ें ऐसी हों जो पूरा परिवार देख सके। तो गुलगुले का ऐसा हुआ मामला। अदरवाइज गुलगुले बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर। पहले तो गुलगुले ही पॉपुलर कैरेक्टर था, गोपी वगैरह तो बाद में आया। तो आपने जैसे अभी कपिल शर्मा की बात करी, तो अभी के हिसाब से आपको लगता है वो कॉमेडी उस तरीके से ले जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कॉमेडी के मामले में तो किंग का टाइटल उनको दे दिया इंडस्ट्री ने। आपको लगता है डिजर्विंग है उस चीज़? कपिल शर्मा अपने आप में बहुत कमाल है, अपने आप में बहुत कमाल है। मगर आप कपिल शर्मा को तो किंग कह सकते हैं, मगर कपिल शर्मा शो को नहीं कह सकते हैं, इसलिए वो भी एक पैकेजिंग है। आप देखिए, अगर कपिल शर्मा को आप अकेले खड़ा कर देंगे तो आप नहीं देख पाएंगे शो। उसमें आपको सुनील ग्रोवर चाहिए। तो उसमें आपको कृष्णा अभिषेक चाहिए, किको शारदा चाहिए, ये सब चाहिए। फिर आपको सेलिब्रिटीज़ चाहिए जो आएंगे अपनी फिल्म का प्रमोशन करें, आप उनकी बातें भी सुनने। कपिल शर्मा शो जब शुरू हुआ था कलर्स में, बहुत बढ़िया शो था। मैंने देखा, मैं खुद पसंद करता था। बाद में मैंने ही एक पॉडकास्ट में कहा कि वो बहुत ही ख़राब शो है। कौन सा? जो अब है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स वाले में तो कोई लिमिट ही नहीं रही है, क्योंकि चैनल में तो फिर भी एक लिमिट होती है, एक SNP होता है कि आपको रोकते हैं, आप ये नहीं कह सकते, या वो, उसमें तो कोई रही नहीं। बट ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग अगर देख रहे हैं, लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो सही है, क्या कह सकते हैं। पब्लिक तो पसंद कर ही रही है। पब्लिक से बड़ा तो कोई नहीं है। अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो वो बढ़िया है। पब्लिक बहुत समझदार होती है। पब्लिक जिस चीज़ को पसंद कर दे वो बढ़िया है, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, लेकिन मुझसे आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो मैं बताऊँगा कि नहीं, मेरे हिसाब से जब वो पहले आया था तो एक पारिवारिक शो था, पूरी फैमिली देखती थी। देखिए, एक चीज़ याद रखनी चाहिए, आज भी हमारे देश में बहुत कम घर हैं जहाँ 2-4 टीवियाँ होती हैं। आज भी हमारे घर में, हमारे देश में एक टीवी पे सारा परिवार बैठ के देखता है, ठीक। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जो पूरा परिवार साथ बैठे। आप मुझे बताइए, कोई ये कह दे कि FIR हम पूरे परिवार के साथ नहीं देख पाते थे। मेरे अपने शो लापतागंज हम पूरे परिवार के साथ नहीं देख पाते थे, तेनालीरामा हम पूरे परिवार के साथ नहीं देख पाते थे, वागले की दुनिया हम पूरे परिवार के साथ नहीं देख पाते थे, जिनी और जूजू हम पूरे परिवार के साथ नहीं देख पाते थे, ये उन दिनों की बात है नहीं देख पाते थे, तेरा यार हूँ मैं नहीं देख पाते थे। कोई शो ऐसा नहीं है मेरा जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। वो जिम्मेदारी आपको समझनी होती है। आजकल जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। या फिर पैसे के चक्कर में वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी, वैल्यूज़ को। बिजनेस तो है ही, पैसे का तो मामला है ही। दूसरा, जब से सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से क्या हो गया, हर आदमी के पास कैमरा है, हर आदमी खुद एक चैनल है, हर आदमी चाहता है मैं ये बात कह दूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल लीजिए। मगर देखिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे
रणवीर ने जो बोला था कला बादिया, उसने भी तो यही सोच के बोला था फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन देश ने रिएक्ट किया, बेचारे समय रैना का शो बंद हो गया, आप सोचिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश फिर भी देखिए क्या होता है। यूएस में आप अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबको रोस्ट कर सकते हैं, वहाँ का कल्चर अलग, अपने माँ बाप को तो रोस्ट करना बहुत आम बात। हमारे देश में आज भी माता पिता फैमिली पहले आती है, आप उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते हैं, वो कोई भी हो, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री एक पद है। लेकिन हो क्या रहा है, लोग बोलते हैं, लेकिन पब्लिक क्या करती है, हमारी जनता क्या करती है, रिएक्ट करती है उस पर, रिएक्ट करती है। आज आप देखिए कोई भी ऐसी गलत बात कही गई है, उसमें सिर्फ मैसेज, उसमें देखिए लोगों ने क्या लिखा, आपको मैक्सिमम दिखेगा लोग यही कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो समझे वो अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं, अच्छा कई लोग ऐसे हैं जो यही करके नाम बनाना चाहते हैं कि हम ऐसी कुछ बात कह दें तो देखिए होता है। कॉमेडी में तो गाली गलौज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती? हाँ बिल्कुल हो गई है, बहुत हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए अभी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े सीनियर हैं शेखर सुमन, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये बात कही है जो आप कह रहे हैं। और एक बेचारे सुनील पाल हैं, उनका सब मजाक ही उड़ाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ चलो वो जो भी है, लेकिन वो ये बात तो कहता है कि यार कॉमेडी में गालियाँ वालियाँ मत दो, क्योंकि कॉमेडी में कब गालियाँ होती थी, कभी नहीं। कॉमेडी आज से थोड़ा है, पूरे वर्ल्ड में कॉमेडी कब से है। सिर्फ गाली देने से अगर कॉमेडी हो जाए तो गाली तो कोई भी देगा, सामने वाले को मज़ा आ ही जाता है गाली सुन के, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये कब होता है मालूम है, जब आप क्रिएशन के नाम पे आपके पास कुछ बचता नहीं। बट इसका वो भी तो हो जाता है ना दूसरा मीडियम, जैसे सुनील पाल सर की आपने बात करी, तो पब्लिक के दिमाग में ऐसा है कि अच्छा ये इतने बड़े लोगों की, मतलब जो फेमस हो गए, चाहे वो जिस भी वे में हुए हो, तो पब्लिक का ऐसा हो गया कि अच्छा ये फेमस हुए, अभी चूँकि इनका कुछ नहीं चल रहा, दैट्स वाई फेमस होने के लिए वो जरिया अपना रहे हैं, भले वो बात सही कह रहे हैं। आप देखिए फेमस होने के लिए तो वो इंसान और भी कई जरिए अपना सकता है, लेकिन वो बड़े लोग भी तो वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। हाँ कर रहे हैं, कपिल शर्मा के अब मैं आपको बताऊं, सुनील पाल जो हैं खूब मजाक उड़ाते हैं लोग उनका, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद बड़े मज़े लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत मज़े लेता हूँ। मैं समय रैना को इतना पसंद करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय रैना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। क्या अच्छा लगता है? समय रैना का ह्यूमर जो है ना वो बहुत अच्छा है। सिर्फ कुछ चीज़ें आप हटा दीजिए, जैसे कि अभी उसने वो बच्चन साहब के लिए बोल दिया था, पोलियो वाली बात जो बोल दी थी अभिषेक बच्चन के बारे में, ऐसी कुछ चीज़ें आप हटा दीजिए तो वो बड़ा, उसका ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त ह्यूमर है उसका, बड़ा मज़ेदार है वो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मगर क्या है, सुनील पाल जो है, अब सुनील पाल की आप बात करें, सुनील पाल आप मालूम समय रैना से ज़्यादा बिजी आदमी है। सुनील पाल के पास जितने शोज़ हैं, सुनील पाल जितना बिजी है उतना समय रैना बिजी नहीं। तो ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि सुनील पाल के पास कोई काम नहीं है, सुनील पाल बहुत बिजी आदमी है, लेकिन सुनील पाल के कहने का तरीका थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि लोग उसको भी मजाक में ले लेते हैं। ये उनकी नेगेटिव पीआर तो ज़्यादा ही करवा दी। वो हो जाता है, वो किसी का ना एक परसेप्शन बन जाता है किसी के लिए कि ये ऐसे। अब राखी सावंत बहुत एंटरटेनिंग है, मुझे तो बहुत अच्छी, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो राखी सावंत बहुत अच्छी लगती है। राखी सावंत कुछ बोल रही होती है, मैं सुनता हूँ क्या बोल रही है राखी सावंत, क्योंकि वो जो बोलती है ना उसका अपना एक अंदाज है और बड़ा मज़ेदार है वो। मगर क्या परसेप्शन बना है कि राखी सावंत बोलेगी तो कुछ ख़राब ही बोल रही होगी, ऐसा नहीं होता है। मगर ठीक है, जिसका जैसा परसेप्शन बन गया है, बन गया। कम से कम वो ऑनेस्ट तो है। ऑनेस्ट है, यही कह रहा हूँ। बाकी लोग तो बहुत घुमा फिरा की बातें करते हैं कि ऑनेस्ट है ना, परसेप्शन। अब कपिल शर्मा का एक परसेप्शन है कि कपिल शर्मा कुछ भी बोलेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह 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 मज़ा आ गया, भले वो कुछ भी नहीं हो उस बात में, परसेप्शन की बात है। और फिर सुनील ग्रोवर कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह। खैर सुनील ग्रोवर तो करता भी है, वो तो बहुत बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है। अभी तो पूरे चमक गए सुनील ग्रोवर, मतलब, और सुनील ग्रोवर ने शुरुआत मेरे साथ की, ये लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। अब सुनील ग्रोवर जब आए थे तो सुनील ग्रोवर आए थे ऑडिशन के थ्रू। अच्छा। और वो मेरा कैरेक्टर था लल्लन, तो इनका पहला लाइफ का कैरेक्टर था लल्लन, तो इन्होंने किया, सहारा फिल्मी पे आता था, चला लल्लन हीरो बनने। अच्छा, वहाँ से इनकी एंट्री हुई इंडस्ट्री में, एंट्री जिसको कहते हैं, वैसे काम किया होगा पहले। उसके बाद सेकंड शो मेरा ही लिखा हुआ था,
जिगर में बड़ी आग है, उसमें भी ये लल्लन ही प्ले करते हैं। कीकू शारदा भी थे, अली असगर थे, कंवलजीत, नीना गुप्ता, बहुत बड़ा शो कॉमेडी का बना था वो सहारा पे ही। तो शुरुआत मेरे साथ हुई। तो मुझे तो जो आज कपिल शर्मा को उसको देखते हैं, सुनील ग्रोवर को, सुनील ग्रोवर तो मुझे बिठा के दिखाता था ये चीज़ कि गारन साहब ये देखिए, उसे ओंकारा रिलीज़ हुई थी तो अजय देवगन बन जाता। तो जो आज आपने देखा अजय देवगन के साथ उसने किया जो, और ये देखिए और मैं हमेशा बोलता था कि सुनील तुम यार इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो ना, भगवान करे तुमको मिले, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो अद्भुत दिया है ऊपर वाले ने, और तुम्हें तुम्हारा ड्यू मिलना चाहिए। और मैं इतना खुश होता हूँ जब उसकी तारीफ़ होती है, उसको ड्यू मिलता है। मुझे लगता है यार देखो वो बंदा जो टैलेंट था ना, आज लोग उसको पसंद करा। मुझे कहीं भी कभी भी वो मिलता है ना तो इतना खुश होता है, और हमेशा दूर से भी देखेगा तो आर्यन साहब तुरंत आके जो है मिलेगा। अभी बीच में एक दिन क्या हुआ, मैं सोनी गया हुआ था चैनल, तो मैं जा रहा था तो लॉबी में ही वो बात कर रहा था किसी प्रोड्यूसर से, काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ बात कर रहा था। तो उसकी नज़र पड़ी मुझ पर, मैं लिफ्ट की था, मैंने देखा हुआ है, मैंने कहा ठीक है अपना बात कर रहा है बिजी, लेकिन वो इमीडिएट उनको छोड़ के, आर्यन साहब प्रोड्यूसर को छोड़ के सीधा आया मिलने तुरंत, और आके मिला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो आज इतना सक्सेसफुल ये हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी ये अच्छाई नहीं गई है कि जिन लोगों के साथ इसने काम शुरू किया शुरुआती दौर, उन लोगों को आज भी ये वैसे ही इज्जत देता है। तो यही शायद वजह है कि वो इतना पॉपुलर है। वो देखिए कपिल शर्मा की सक्सेस, असल में अगर कपिल शर्मा की सक्सेस है तो शुरू से गुत्थी के टाइम से सुनील ग्रोवर की वजह से। अगर सुनील ग्रोवर नहीं, कैरेक्टर फेमस हो गए, लाइक जैसे एफआईआर के हैं। यस, सुनील ग्रोवर ने जो कैरेक्टर किए, गुत्थी किया, डॉक्टर साहब का किया, साहब से गुलाटी किया उसने। क्या होता है, और सुनील ग्रोवर का तो बड़ा कमाल ये है कि एक होता है आदमी मिमिक्री करता है किसी, वो तो पूरा वो इंसान बन जाता है। अच्छा कई बार अभी बीच में क्या हुआ, वैसे ही देख रहा तो मुझे लगा आमिर खान की रील है, तो मैं देखा, मैंने कहा अरे ये तो सुनील है। तो वो बन जाता है। गुलजार साहब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुलजार साहब क्या कमाल किया उसने, बहुत बहुत अद्भुत। कादर खान सब अद्भुत है वो मतलब एक कहे तो गलत होगा, वो लीजेंड इंसान है। नहीं, मैं आपको बताऊं उसका रीज़न। आप अगर पुराने ज़माने में जाइए, आप अपनी माइथोलॉजी के ज़माने में जाइए, या आप हिस्ट्री में जाइए, तो जो पुराने राजा महाराजा होते थे, आपने सुना होगा उनके यहाँ लोग होते थे जो वेश बदलने में माहिर होते थे, और वो राजा का भेष धर के आ जाते थे, और जो सैनिक होते थे वो दरवाजे खोल भी देते थे कि राजा जा रहे। तो ये जो आर्ट है, ये आर्ट तब भी थी कि इंसान वैसे ही अपने आप को बना लेता था। वही आर्ट इस इंसान के अंदर अद्भुत है। वो भाई खतरनाक आदमी है। चंद्रमुखी चौटाला की वो रह गई तैयार में, तो उनका एक डायलॉग है, एक बताती हूँ, ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग है। वो ऐसे बोलती है, तकिया चीर दूंगी, चद्दर फाड़ दूंगी, गद्दे में लगा दूंगी आग। ये कहाँ से सोचे होंगे आपने? ये एक्चुअली जो आपने प्रश्न किया, ये मेरा भी प्रश्न है। ये मेरा प्रश्न इसलिए है कि मैं आज भी जब FIR का एपिसोड देखता हूँ तो मैं खुद बड़ा एंजॉय करता हूँ, और मुझे लगता है अरे यार ये कैसे लिख गया, ये किसने लिख दिया, ये प्रश्न होता है मेरा। कहीं कोई आके मेरे अंदर वो लिखवा गया हो? नहीं भाई, मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि जो भी लिखा गया वो लिखा गया है, मैंने नहीं लिखा है। मैं सबको बोलता हूँ ये बात, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मुझसे लिखवा लिया किसी ने, बस वो है। क्योंकि जो चीज़ें लिख दी गई हैं ना उस शो में, वो ऐसे नहीं लिखी जा सकती। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद जब तक नहीं होगा। और इसी इंडस्ट्री में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने रूल किया है, बाद में उन्हीं लोगों की चीज़ें सुनने को कोई तैयार नहीं है। क्या हुआ, इंसान वही है, टैलेंट वही है, कमी क्या हुई? कमी हुई सिर्फ ईश्वर की कृपा की, ऊपर वाले की जो कृपा है। जिस दिन वो हाथ हट जाता है ना, उस दिन सब। तो मेरे केस में ये है कि मैंने जो भी आज तक लिखा है वो मुझसे लिखवाया गया है, मैंने नहीं लिखा है। तो ये जो चद्दर फाड़ दूंगी, तकिया जला दूंगी और लगा दूंगी पर्दों में आग, ये सब जो लाइनें हैं ना, ये ऊपर वाला लिखवाता जाता था, मैं लिखता जाता था। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी प्लान करके नहीं लिखता हूँ। आज भी मैं लिखने बैठ जाता हूँ, लैपटॉप खोल लेता हूँ, बैठ जाता हूँ मैं, और फिर जो लिखता गया लिख गया। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि आज मैं ये लिखूँगा, आज मैं ऐसे लिखूँगा, आज मैं ये लाइन लिख दूँगा। नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और लोग उसको पसंद करते हैं उन चीज़ों को। बड़ी खुशी होती है मुझे कि यार देखो
लोग पसंद भी कर रहे हैं उस तो चीज़ को। लिखने के लिए कुछ करते थे आप? जैसे ऐसे नहीं होता कि राइटर पहाड़ों में चले जाते हैं, कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ आसपास कोई ना हो? नहीं, मैं जो है ना, मैं बहुत, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसे तो नहीं लिखी जा नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा बड़ा उल्टा केस। मैं एक ऐसा राइटर हूँ जो, मैं अगर अपने स्ट्रगल के डेज़ की बात करूँ तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में। तो मेरे पास ना इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जो है, लैपटॉप तो दूर की बात है, डेस्कटॉप भी ख़रीद पाऊँ जो। तो मैं उस ज़माने में जब लोग कंप्यूटर पे लिखते थे, मैं कागज़ में लिखता था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं कागज़ में लिखता था। तो कई बार ये होता था, अब मेरे पास ऐसी तो कोई जगह नहीं, मैं कहाँ चला जाऊँ या कहाँ लिख लूँ। तो कई बार ऐसा होता था कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ लिखूँ। तो मैं स्टेशन पे बैठ के लिखता था, लोकल स्टेशन, लोकल ट्रेन। इतनी भीड़ भाड़ के बीच? हाँ, भीड़ भाड़, और हर 2 से 3 मिनट पे एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है, लोग उतर रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, और मैं बैठा लिख रहा होता था कागज़ पे। तो मेरी ट्रेनिंग क्या हो गई है कि मुझे, मेरे अभी आप बाहर बैंड बजाइए, बैंड, मैं लिखता रहूँगा। आप दुनिया के शोर कर दीजिए, मैं लिखता रहूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे, संघर्ष था। ये जो बातें करते हैं ना लोग कि मुझे पहाड़ चाहिए, मुझे नदी चाहिए, मुझे झरने चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए, ये सब चोचले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको लिखना है ना, वो कहीं भी लिख लेगा। जिसको जो राइटर है ना, वो कहीं भी लिखेगा। ये जो बातें करते हैं, ये वो बातें करते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप बोलते हैं नहीं यार, प्रोड्यूसर से बोलते हैं मुझे ना वहाँ भेजो, मैं वहाँ लिखूँगा। प्रोड्यूसर आपको 10 दिन के लिए भेज देता है कहीं बाहर, आप काम एक ही दिन करते हैं, 9 दिन आप काम नहीं करते। मेरे साथ ऐसा नहीं। मैंने स्टेशंस पे लिखा है, मैंने बस स्टॉप पे लिखा है बैठ के। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने नहीं लिखा हो, खूब भीड़ वाली जगह। तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ में बिलीव करते हो आप कि मेहनत अगर करनी है, हाँ, और टाइम को इम्पोर्टेंस देना है, तो फिर इंसान कहीं भी कर सुपर सकता है। सक्सेसफुल होगा। कहीं वो भी कर दिखता है, वो होता भी है। वो एक लाइन थी कि जिन्हें थक के नींद आ गई पत्थरों पे, वो दुनिया का आराम कब सोचते हैं, है ना। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने, जो थक के पत्थरों पे सो चुके हैं। आज भले दुनिया देखती हो सफलता आपकी, आज भले दुनिया देखती हो कि यार ये तो बड़े अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन जो पीछे का स्ट्रगल है वो तो नहीं दिखता लोगों को। आपको एक बड़ी मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है। मेरी अपनी लाइफ का बड़ा मज़ेदार किस्सा है। एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है हमारी इंडस्ट्री में टीवी की, हस्बैंड वाइफ प्रोड्यूसर। तो मेरे FIR वाले नहीं, अलग है। उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन, उन्होंने कहा कि सर एक शो लिखवाना है आपसे। हाँ लिखेंगे। तो बातचीत हुई, सब चीज़ें हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर पैसे, तो मैंने अपनी जो भी पैसे मैं लेता हूँ, मैंने बताया मैं ये पैसे लेता हूँ। तो उन्होंने बोला अरे सर आप इतना पैसे क्यों ले रहे हैं, आपके लिए तो ये 5 मिनट का काम है, आप तो बैठेंगे 5 मिनट में लिख देंगे ये चीज़, उसके लिए इतना पैसा क्यों ले रहे हैं आप। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात कही आपने, मज़ा आ गया मुझे ये बात सुन के आपकी। और मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनी। अच्छा, उनका पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, कम से कम 10-15 लोग हैं वहाँ पे। मैंने कहा बहुत सही मौका है कहानी सुनाने का। क्या कहानी सुनी। एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ पिकासो। पिकासो के पीछे एक लड़की थी, वो उसके पीछे पड़ी थी कि तुम जो है ना मेरी पेंटिंग बना दो। पिकासो उसको टाल रहा था, पीछे लगी रही, मेरी पेंटिंग बना दो, मेरी पेंटिंग बना दो, मेरी पेंटिंग बना दो। फाइनली पिकासो ने सोचा चलो बना देता हूँ। पिकासो ने कहा चलो ठीक है बना देता हूँ मैं तुम्हारी पेंटिंग, आओ बैठो। तो उसने बोला आप पैसे कितने लेंगे। तो पिकासो ने कहा कि मैं, सपोज़ अगर आज का टाइम होता तो पिकासो ने कहा कि मैं इसके 2 करोड़ रुपए लूँगा पेंटिंग बनाने के, सपोज़। तो उस लड़की ने कहा 2 करोड़ क्यों, आप तो इतने अच्छे इतने बड़े पेंटर हैं, आप तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको मेरी पेंटिंग बनाने में, 2 मिनट की पेंटिंग के लिए आप 2 करोड़ रुपए लेंगे। तो आपको पता है पिकासो ने क्या जवाब दिया। पिकासो ने जवाब दिया कि नहीं, ये इस 2 मिनट के लिए मैं आपसे 2 करोड़ नहीं लूँगा, जो 20 साल मैंने संघर्ष किया ना उसके 2 करोड़, है ना।
ये 2 मिनट जो मैंने किया है ना, ये 20 साल की मेहनत जी। है। आज आपने मुझे इसलिए बुलाया है कि आप मेरा ये चीज़ लिख दीजिए, क्योंकि आप आज मेरा नाम है, आज मेरा ब्रांड है, आज मुझे लोग जानते हैं। क्या जब मेरा संघर्ष का दौर था आपने मुझे बुलाया था? नहीं। तब मैं आपसे अगर 10 रुपये भी मांगता तो आप कहते ये नहीं 10 रुपये का फ्री में कर दो। किया है मैंने, फ्री में भी काम किया लोगों। मैंने ऐसे लोगों के लिए भी काम किया है जिन लोगों ने मुझसे काम करवाया और उन्होंने मुझे चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। और मुझे कोई वो नहीं, मैं तो नाम लेके बता सकता हूँ। एक शो आता था हिना, उसमें जो लड़की थी उनके हस्बैंड फहाद समर नाम है, ऐड फिल्में बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। उस आदमी ने मुझे बुलाया, मैं टाउन जाता था कांदीवली से, और उसने मुझे कई दिन बुलाया, स्ट्रगल का टाइम था मेरा। उसने मुझसे लिखवाया, मैंने लिखा, उसने मुझे सिर्फ 1000 रुपये दिए, और 1000 रुपये जो दिए वो भी बाउंस हो गए, जो आज तक नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा भी मैंने काम किया है। स्ट्रगल का टाइम है, कितने लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे खा क्या बोलूँगा मैं उनको? क्यों, स्ट्रगल के टाइम में तो एक रुपया बहुत कीमती होता है। नहीं, मैंने तब बोला, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हाँ हम दे देंगे, कर देंगे, दे देंगे, हो जाएगा, होता हो। तो ये तो आज उनका क्या स्टेटस है? आज उनका कोई स्टेटस नहीं है। आज मैंने अभी नाम बताया, आपने नाम सुना है? आप जानते हैं कौन है? नहीं जानते ना, लेकिन आप अमित आर्यन जानते हैं, बस ये फ़र्क है। तो इसलिए ऐसे भी दौर देखे मैंने। तो मैंने उनको जब ये बात कही तो उनको समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, ठीक है, आपका जो प्राइस है वही मैं दूंगी, क्योंकि भाई मेरा वो है, मैंने वो अर्न किया है। हाँ मैंने किया, मैंने उनका शो लिखा, शो हिट भी हुआ। कौन सा शो? चला भी, बहुत चला उनका वो शो। अब वो नाम लूँगा तो प्रोड्यूसर का नाम बहुत क्लेवर तरीके से आपने पूछा है कि शो का नाम आ जाए तो आ जाएगा। बट पिकासो की कहानी मैंने नहीं, पर ये तो सारे मतलब वो प्रोड्यूसर है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से कट हो। नहीं, कट अलग चीज़ है। एक होता है कि आप एक काम करिए ना सर, आप ये लेते हैं, हमारा बजट इतना है, हमारे शो का बजट इतना है, कुछ आप हमारे लिए करिए। एक होता है सर आप इतना पैसे क्यों ले रहे हैं, आपके लिए तो 5 मिनट का काम है। तो फिर मैंने कहा नहीं, तो अब कहानी सुनो। पिकासो की कहानी सुनाई मैंने उनको। तो ये है, इस तरह से एक चीज़ होती है कि वो माने कि हाँ ये बंदे ने मेहनत की और तभी उसके पैसे ले रहा है। एक होता है कि अरे इतनी सी चीज़ कितने कैसे ले रहा है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। FIR की जब आपने बात की, तो FIR की पहली स्क्रिप्ट जब मेरी लिखी पहली स्क्रिप्ट, मैंने बताया मेरे पास लैपटॉप कुछ नहीं था, तो मैं जो है मैंने कागज़ पे लिखी थी FIR केस एपिसोड, और मैं जा रहा था सुनाने चैनल। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ऑटो या किसी चीज़ से जाऊं, बस से जा रहा था। बस जहां रुकी उसके बाद अंदर, अब तो रोड बन गई इंटरफेस की बड़ी, तब वहाँ पे रोड बन रही थी और घुटनों तक पानी भरा था। भयंकर बारिश, फिल्मी सीन, भयानक बारिश हो रही है, जुलाई का टाइम है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और मैं चला जा रहा हूँ स्क्रिप्ट लेके। अब मेरे पास एक छतरी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं छतरी खुद को लगाऊं या स्क्रिप्ट को लगाऊं, क्योंकि स्क्रिप्ट कागज़ की है, मैं कागज़ का नहीं हूँ, वो गल जाएगी। मैं स्क्रिप्ट को छतरी लगा के सब टीवी के ऑफिस पहुँचा था, जहाँ मेरा वेट कर रहे थे सुनने के लिए कि देखें लड़का क्या सुनाता है। और मैं जब पहुँचा हूँ तो मुझे सबने देखा ऐसे, तो मेरे शूज़ से, मेरे कपड़ों से पानी भी ऐसे पहुँचा था मैं। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट नहीं भीगने दी थी, मेरी स्क्रिप्ट नहीं भीगी थी, और मैंने फिर वहाँ स्क्रिप्ट का नरेशन किया था। देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो लोगों को ये तो दिखता है कि FIR सफल हो गया, ये राइटर ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन उसके पीछे की कहानी वो ऐसे पता चलती है। इसलिए इस टाइप के पॉडकास्ट ज़रूरी होते हैं। आज पॉडकास्ट के ज़रिए कितने लोगों के बारे में मुझे भी मालूम पड़ता है ना। तो इसलिए मुझे कोई भी पॉडकास्ट के लिए कहता है, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, इसलिए मना नहीं करता। अच्छा, जिसका काम अच्छा लगता है उसको खुद बोलता हूँ मैं, कह रहे यार आपका काम अच्छा लगा है, आपके साथ करूँगा। तो ये भी है मेरा। तो कई लोग मुझे पूछते हैं, पता है मुझे अभी बीच में किसी ने पूछा, एक मैंने पॉडकास्ट की थी, तो जिस बंदे के लिए मैंने पॉडकास्ट की थी उस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ
2000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। तो मुझे कहा गया कि अरे यार आप मत करो, इसके तो 2000 सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि इसको आज मेरी ज़रूरत है। ठीक, जैसे मुझे लोगों की ज़रूरत थी और मुझे लोग नहीं मिले, मैंने अपनी मेहनत से बनाया, मुझे तो कोई नहीं आया हेल्प करने। आज अगर मैं इसको हेल्प नहीं करूँगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। और फिर ये भी तो देखो, उसके अगर उसके 2000 ने भी देखा और 2000 में से 2 भी, मैं तो ये भी नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि मैं फ़ायदा नुकसान भी नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा अच्छा डायलॉग था इसमें, कौन सी फिल्म थी, ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया। कोई मिल गया में वो बोलता है अपने प्रिंसिपल से कि मेरी मम्मी कहती है कि हर छोटा एक दिन बड़ा हो जाता है। कितनी बढ़िया बात, और ये सच्चाई है ना, हर छोटा एक दिन बड़ा तो हो ही जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कुदरत का नियम। तो इसी तरह आज अगर कोई 2000 सब्सक्राइबर है तो वो 2000 के आगे ज़ीरो लगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट की थी, मुझे बुलाया था डिजिटल कमेंट्री वालों ने, तो आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका, तब उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, उन्होंने मुझे बुलाया, पॉडकास्ट किया मेरा। बाद में उनके शब्दों में वो पॉडकास्ट इतना चला कि 56,000 सब्सक्राइबर आए उस एक पॉडकास्ट से। ठीक है, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था ये, मैंने भी नहीं सोचा था ये कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ, कुछ पता नहीं होता था। इसलिए जो आपसे मिलना चाहे, आपकी कहानी जानना चाहे, उसको अपनी कहानी सुना दीजिए, और जिसके साथ आप करना चाहें उसको बोलिए कि आइए मैं करूँगा आपके साथ। तो ये होना चाहिए। तो अब आपको देखिए कहानी मालूम पड़ी, वरना लोगों को ये तो मालूम है, अब आपके पॉडकास्ट से लोगों को मालूम पड़ेगा कि FIR की जब मैं मेरी पहली लिखी स्क्रिप्ट लेकर गया था तो कैसे गया था, क्या कहानी थी उसके पीछे, या मैं स्टेशंस पे, लोकल स्टेशंस पे बैठ के लिखता था, ट्रेन स्टेशंस पे बैठ के लिखता था। हाँ, वही कि अगर कोई आज से स्टार्ट करना चाहे और इसी वाले डायरेक्शन में जाना चाहे, तो सबसे पहले आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है लाइफ में, तो सब बता देते हैं कि आप ऐसा करो, यहाँ जाओ, इस तरीके से लिखो, शांत कमरे में बैठो और ऐसे करो, तो फिर उनको रियलिटी पता चले। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई स्टेशन पे इतनी भीड़ भाड़ के बीच भी अगर कोई लिख सकता है तो तुम भी शुरू कर सकते हो। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था लेक्चर के लिए। तो जब मैं बात कर रहा था स्टूडेंट से, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा एक बात बताऊँ तुम लोगों को, तुम्हें ना सब लोग मिलेंगे जो बोलेंगे रील्स मत देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ रील देखो, क्योंकि रील्स जो है ना, उसमें से 50 आप रील देखेंगे तो 40 रील ऐसी होंगी जो किसी काम की नहीं, लेकिन 10 रील ऐसी होंगी जो आपको कोई ना कोई नया आइडिया देंगी। ठीक, दूसरा ये बिल्कुल मत करना कि मैं बंद कमरे में बैठ के लिखूंगा और ये करूंगा, कुछ नहीं होता इससे। तुम जहाँ हो वहाँ लिखो। और जो राइटर्स ब्लॉक की बात की उन्होंने कि राइटर्स ब्लॉक आता होगा आपको, मैंने कहा बिल्कुल आता है। बोले तो आप क्या करते हैं? मैं रील्स देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो उस वक्त वो काम कर लीजिए आप, कोई राइटर्स ब्लॉक नहीं आएगा। मगर आप ये कहेंगे नहीं मैं ये नहीं, ये बुरी नहीं। देखिए एडिक्शन हर चीज़ का बुरा है, अति हर चीज़ की बुरी है, मगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि रील्स बुरी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कई रील्स ऐसी है हर इंसान के फ़ोन में, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में हर इंसान के फ़ोन में आप जाके देखिएगा कोई ना कोई रील उसने सेव की होगी। क्यों की है? अगर बुरा है सेव क्यों किया जाता है? सेव तब किया जाता है जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, फ़ोन हो या दिल हो। इंसान सेव करना मतलब बसाना। किसी को दिल में भी क्यों बसाता है? अगर वो उसे अच्छा लगता है। किसी को अपने मन में क्यों बसाता है? अगर उसकी बातें अच्छी लगती हैं। किसी को इंसान अपने आत्मा में क्यों बसाता है? क्योंकि भगवान को आप क्यों बसाते हैं अपने अंदर? मेरे अंदर तो भगवान बसे हुए हैं। कहाँ क्यों बसे हैं? क्योंकि आपको वो अच्छे लगते हैं, आपको मज़ा आता है, कुछ तो बात होती है, यू नो। इसी तरह रील आप सेव करते हैं क्योंकि आपको वो अच्छी लगती है। तो अगर कोई चीज़ उसमें अच्छी है तो उसको बुरा कैसे कह देंगे आप? है ना? ठीक है, उसमें से जो अच्छा है वो ले लो। समुद्र मंथन भी तो हुआ था ना। समुद्र मंथन में क्या था? समुद्र मंथन में विष अलग हो गया, अमृत अलग हो गया। इसी तरह जो विष है वो हटा दीजिए, जो अच्छा लगा उसे बसा लीजिए। और क्या? तो आपने अभी बोला जो अच्छा लगे उसे बसाना है। तो चंद्रमुखी चौटाला और बजरंग पांडे भी तो एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर शादी क्यों नहीं लिखी आपने उसकी?
बहुत अच्छा। वो तो, और खासकर जो हमारा पहला इंस्पेक्टर था, शिव पंडित ने जो रोल किया था मक्खन सिंह का, अमेजिंग था। लोग दीवाने थे उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको हुआ कि उसे फिल्में में करनी है, तो वो छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद अब किसको लाए, अली असगर आए, तो लोगों को ज़्यादा जोड़ी नहीं समझ में आई। हालांकि अली असगर कमाल के एक्टर, और किया भी अच्छा अली, लेकिन लोगों को जोड़ी जो है नहीं समझ में आई, क्योंकि थोड़ा इंस्पेक्टर मस्कुलाइन, हाँ, और वो हाइट में भी और वो फ़र्क, और वो फिर उसके बाद अली को दूसरा शो मिल गया, मेरा ही शो, जिनी और जूजू। अब हुआ आप किसको लाए, तो फिर हम एक विपुल राय एक्टर हैं उनको लेकर आए। तो विपुल राय आए, विपुल राय के साथ भी लोगों को उतना मतलब ऐसा नहीं लगा लोगों का कि इनका कुछ होना चाहिए। फिर हम आमिर अली को लेकर आए। अब आमिर अली के साथ दिक्कत है कि आमिर अली इज़ नॉट अ गुड एक्टर ना, उसकी पर्सनालिटी अच्छी, डांस बहुत अच्छा करता है, लेकिन एक्टिंग में आप कहेंगे तो वो एक्टर तो उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे बाकी एक्टर थे हमारे। तो हमने सिर्फ ये रखा कि इसको सिर्फ डांस कराओ। वो ड्रीम देखता था चंद्रमुखी के साथ, बाद में गोपी निकलता था, तो उस टाइप की चीज़ें हम जो है करवाते थे। अब उसमें आमिर अली का भी दोष नहीं है, क्योंकि आमिर अली मुंबई में ही पले बड़े वैसे, तो अब वो यूपी का एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर जो शिव पंडित ने कर दिया, एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया शिव पंडित ने कि जो पान खा के बोलता था कि देखिए मिस्टर टाला हम आपसे कह रहे हैं, वो जो अंदाज था वो कोई नहीं कर पाया। अब शादी क्यों नहीं करवाई वो आलिया, अगर आप बात करें तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि अगर शादी हो जाती तो शो ही ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में भी तो करवाई जा सकती, नहीं करवाई जा सकती, टीस रह गई। हाँ, अब अगर शादी करवा दी गई होती तो आज ये टीस नहीं होती और ये प्रश्न नहीं उठता, है ना, प्रश्न नहीं उठता। आज तक लोगों के मन में प्रश्न है कि साहब इनको क्यों नहीं मिलाया। पता है पूरे शो में राइटर से सिर्फ एक ही शिकायत, हाँ, इनकी शादी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब बनना चाहिए FIR 2। देखिए, संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता जीवन में, कभी भी कब क्या हो, लेकिन FIR 2 बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो सब लोग अब अलग अलग सब बिज़ी हो गए अपने अपने काम में। दूसरा ये है कि सेकंड सीज़न हमारे टीवी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो उतना नहीं पॉपुलर होता है। कोई भी शो आप देख लीजिए, चाहे खिचड़ी हो, साराबाई हो, चाहे ऑफिस इतना बड़ा शो था जो दोबारा आया तो नहीं लोगों ने उतना रिसीव किया। फिर जो है कई शोज़ ऐसे हैं जो दोबारा आते हैं। अब भाभी जी 10 साल चला, इतना बढ़िया शो, कमाल का शो, लेकिन वो जब दोबारा उसका सेकंड सीज़न अभी लेकर आए तो वो नहीं रिसीव किया लोगों ने, जो हॉरर वाला किया। तो ये तो ऑडियंस के ऊपर, और अगर आपने गैप नहीं दिया तो 18 साल से तारक भी चल रहा है, 20-21 साल से चल रहा है रिश्ता क्या कहलाता है। अब यही रिश्ता क्या कहलाता है को 6 महीने का ब्रेक दे दीजिए फिर आइए, नहीं चलेगा। यही तारक को आप 6 महीने का ब्रेक दे के फिर आइए, नहीं चलेगा। ऑडियंस वही है जबकि, लेकिन हमारे यहाँ ना पता नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ टीवी में सीजन्स नहीं चलते हैं। पर क्योंकि सास का तो अभी बहुत चल रहा है, क्योंकि सास ड्रामा है ना, मैं कॉमेडी की बात कर रहा हूँ। ड्रामे में तो क्या होता है, ड्रामा में तो आप किसी को बांध सकते हैं, उसमें तो अब वो देखिए वो उसका आया है वो कितना ओल्ड लग रहा है वो, लेकिन TRP देखिए नंबर 1 की है। लोगों को जो ड्रामा देखते हैं ना, अनुपमा ड्रामा जो देखता है ना उसको उस परिवार से बंध जाता है, उस कैरेक्टर से बंध जाता है। कॉमेडी में ऐसा नहीं होता है। कॉमेडी में तो ये होता है कि आज क्या नया मज़ा देंगे, ये आज क्या हम मज़ा करेंगे, यू नो। तो ठीक है, कॉमेडी में बड़ा दिक्कत है। पर FIR के अंदर जो कैरेक्टर्स आते थे, कोई विक्टिम हुआ, अब्यूज़ हुआ, जो भी, तो उनको सेम रिपीट किया जाता था। चेंज करने की क्यों नहीं सोची कभी? इसके पीछे 2 रीज़न। एक रीज़न ये है कि इतने अच्छे एक्टर मिलना हर एपिसोड के लिए पॉसिबल नहीं, जिनकी टाइमिंग और मेरी जो स्क्रिप्ट होती है ना वो बहुत कम एक्टर हैं जो परफॉर्म कर पाते हैं। उसका रीज़न, मेरी स्क्रिप्ट रिदम में होती है। मेरी स्क्रिप्ट में ना एक मीटर होता है, उस मीटर के आप बाहर गए ख़त्म। तो वो मीटर हर एक्टर नहीं समझ पाता। बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव सो ग्रेट एक्टर्स। मतलब मेरे हर शो में आप देखिए, चाहे लापतागंज हो, FIR हो, जितने हो, आप देखेंगे एक्टर बहुत अच्छे रहे,
सब में, तेनालीरामा में देखिए, सब में देखिए, बागले की दुनिया में देखिए, एक्टर हमेशा मुझे अच्छे मिले, तो मेरी स्क्रिप्ट जो होती हैं वो ये कर पाते हैं। तो अब हम नए नए कहाँ से लाते हैं हर एपिसोड के लिए, ठीक, और वो एक्टर इतने अच्छे हैं जिनको आप एक दिन एक कहानी में यूज़ करके तो नहीं ख़त्म कर सकते। इसकी जगह एक नया ट्रेंड शुरू किया कि उन्हीं लोगों को बार बार लेकर आओ, और लोगों ने रिसीव किया। उन्हीं लोगों को देखते थे और ये भी देखने आते थे कि आज ये क्या बन के आएगा, आज नवीन बावा क्या बन के आएगा, शेखर शुक्ला क्या बनेगा, मंजू शर्मा क्या बनेंगी, है ना। लोग ये देखने आते थे और बड़ा मज़ा आता था उनको। अच्छा आज ये बना हुआ है, वाह, योगेश त्रिपाठी क्या बनेगा, जिसने बाद में हप्पू किया। तो ये सब निकले। तो देखिए FIR आज टीवी इंडस्ट्री में जितने भी लोग कॉमेडी में हैं, जो भी नाम, सब FIR से हैं। इवन जेठालाल, वही मैं बोल रही हूँ, पंकज चाचा, जेठालाल जो है 2 साल बाद ही स्टार्ट हो गया था। तो FIR वालों ने क्यों नहीं पहचाना उस टैलेंट को? FIR वालों ने ही तो पहचाना उस टैलेंट को। उसकी कहानी सुनाता हूँ आपको, चलिए कहानी सुनाता हूँ। दिलीप जोशी को मिला कैसे शो तारक मेहता, और तारक मेहता और FIR से उनकी विदाई कैसे हुई, आपको मैं चलिए किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, मैं ना एक शो लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग ए शो फॉर सहारा, ज़ारा नाम था उस शो का। इट वॉज अ क्वाइट पॉपुलर शो, मुस्लिम सोशल शो था, और हमारे FIR के ही प्रोड्यूसर उसके प्रोड्यूसर थे। ये FIR चल रहा था और ये भी चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ, हम लोग मीटिंग से लौट रहे थे टाउन से, और मीठीबाई कॉलेज के पास हमारे प्रोड्यूसर जो हैं मिस्टर संजय कोहली, उन्होंने कहा यार यहाँ ना एक वड़ा पाव बड़ा अच्छा मिलता है, वो खाएं। मैंने कहा चलिए खाते हैं। तो हम गाड़ी, ये होती डेस्टिनी, हम गाड़ी रोकते हैं और हम वड़ा पाव खाने के लिए उतरते हैं। उस समय शेखर शुक्ला करते थे हमारे यहाँ, विक्टिम बन के आते थे हमेशा। किसी वजह से शेखर शुक्ला कुछ महीनों के लिए नहीं थे, क्योंकि उनका कोई दूसरा काम था। तो ये था कि यार किसको रिप्लेस करें इसमें जो विक्टिम लगे। अब हम वड़ा पाव खाने के लिए उतरते हैं और हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ बैठा वड़ा पाव खा रहा है, वो दिलीप जोशी थे। अब दिलीप जोशी ने कभी काम किया हुआ था इनके साथ, संजय कोहली के साथ। तो संजय जी ने बोला अरे दिलीप क्या हाल यार, क्या कर रहा है आजकल। दिलीप जोशी ने क्या कहा पता है? दिलीप जोशी ने कहा कि सर 1.5 साल से कोई काम नहीं है, एक प्ले करना हूँ गुजराती, उसी के रिहर्सल के लिए आए। वही जेठालाल जो आज दुनिया में जितना अमिताभ बच्चन को जानते हैं उतना जेठालाल को भी जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ से खैर बात ख़त्म हो गई। हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो संजय जी ने कहा कि यार दिलीप से करवाएं क्या हो। तो मैंने कहा करवा सकते हैं, लेकिन वो तकिया कलाम वगैरह बोलना, क्योंकि इज़ अ गुजराती एक्टर, तो थोड़ा, हालांकि शेखर शुक्ला भी गुजराती ही एक्टर है, लेकिन मैंने कहा पता नहीं ये कैसा कर पाए। अब साहब इस तरह से दिलीप जोशी को बुला लिया, हमने कास्ट किया। पहले कि एक एपिसोड में देखते हैं। दिलीप जोशी आए, दिलीप जोशी के सामने स्क्रिप्ट आई, उनको तकिया कलाम आया। दिलीप जोशी तकिया कलाम नहीं बोल पा रहे थे। ब्रिलियंट एक्टर, वो वैसा एक्टर बहुत कम होंगे शायद वर्ल्ड में। वो आदमी तकिया कलाम में अटक जा रहा था। तो मैं गया सेट पे, बैठा मैं उनके साथ, बोले यार मैं ना आपको बताऊं, सब बढ़िया हो रहा है, मेरे को सुर नहीं मिल रहा है कि तकिया कलाम का मीटर क्या होता है। तो बैठ के मैंने फिर करवाया उनको, दिलीप जोशी को, कि ऐसे है। तो उन्होंने मीटर पकड़ा, फिर उन्होंने जो पकड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने 2 साल FIR ज़बरदस्त किया है, 1.5 साल हर कहानी में होते थे बहुत, और बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, 2008 में चैनल शुरू कर रहा था तारक मेहता। अब तारक मेहता में ओरिजिनली जेठालाल कोई और एक्टर कास्ट हुआ था, जो लास्ट मोमेंट पे जिसने छोड़ दिया शो। कौन? अब वो एक्टर का नाम एक्चुअली मुझे भी नहीं आता, हालांकि वो फेमस नाम है, वो भी गुजराती थिएटर में और टीवी वगैरह में, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब चैनल के सामने प्रॉब्लम आई कि अब किस गुजराती एक्टर को लेकर रहे हैं। एक ही गुजराती एक्टर है जो रोज़ FIR में दिख रहा है। अब जब चैनल हेड ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये तो क्राइसिस हो जाएगी, उस समय उनके ही केबिन में FIR चल रहा है टीवी पे, और दिलीप जोशी दिख रहे हैं, डेस्टिनी। और उन्होंने कहा यार दिलीप जोशी को लें। अब दिलीप जोशी को ये बात जब कही गई कि साहब जो है ऐसा ऐसा शो है, दिलीप जोशी, आप बिलीव करेंगे, दिलीप जोशी ने पहले वो बहुत हेजिटेट हो रहे थे तारक मेहता करने के लिए। उनको ये था कि FIR में कर रहा हूँ, चलता शो है, इतना पॉपुलर हो रहा हूँ मैं इसमें, और मैं ये शो छोड़ दूँ और वो नया शो है वो ना चला तो दिलीप जोशी को हम लोगों ने ये बात कही, उनको एश्योर किया कि आप करिए,
चैनल ने कहा है आप ऐसा मत करिए कि ना करिए, आप करिए। अगर वो शो नहीं चला तो एफआईआर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, जिस दिन आप आना चाहेंगे आप एफआईआर में। इस विश्वास पे उन्होंने वो शो लिया और उसके बाद जो हिस्ट्री बनी, दिलीप जोशी बन गए। जेठालाल से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है टीवी में, ना हुआ ना है। मतलब राम और कृष्ण के बाद अगर कोई है तो जेठालाल है। ठीक, एफआईआर ने जेठालाल और बाबूजी की जोड़ी, हाँ, जोड़ी बनाई वहाँ पे। उसके बाद ये हुआ कि हमको और एक्टर अच्छे चाहिए थे, तो दिलीप जोशी ने ही नाम सजेस्ट किया अमित भट्ट का, कि अमित भट्ट को ले लो, बढ़िया है। तो वहाँ से पहली बार इनकी जो जोड़ी बनी। उसके बाद हमारा एक और शो था, मैंने एक शो लिखा था धक धक इन दुबई, जो हमने दुबई में शूट किया था 9X के लिए। सेम प्रोड्यूसर का, सेम डायरेक्टर। उसमें दिलीप जोशी को हमने कास्ट किया और अमित भट्ट को भी कास्ट किया, और वो दोनों विलन थे उसमें, और इतना कमाल काम किया कॉमिक विलन उन दोनों ने वहाँ। तब दिलीप भाई और उनको दोनों को लगा कि हमारी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो जब यहाँ बात आई तो यहाँ भी अगेन चंपक चाचा का रोल कोई और एक्टर कर रहा था, मगर फिर बाद में दिलीप भाई ने बोला यार इसको ले लो, क्योंकि उस एक्टर का भी कुछ इशू हुआ था, इसको ले लो, ये तो बोले ये तो यंग है, लड़का है एकदम, बोले नहीं इसको ले लो, ये कमाल हो जाएगा हमारी जोड़ी। और जो बापूजी और जेठा की जोड़ी बनी है, तो ये सब एफआईआर से ही तो निकले हैं। जितने आप कोई नाम ले लीजिए, वो सब एफआईआर से। आज जितने टीवी में काम कर रहे हैं सब एफआईआर। फिर ये स्टोरी आपने नहीं बताई, क्योंकि अब तक सबको ऐसा ही लगता था कि दिलीप जोशी। ये मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ, मैंने किसी पॉडकास्ट में ये बात नहीं। इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई आपको जो मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली। उसका रीज़न ये है, हम जो आपका स्टाइल है वो मुझे बड़ा पसंद है कि भाई आप जो है घर में आए, आराम से बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ऐसे ही रिलैक्स होके, कोई कैमरा नहीं हो, जैसे सब बातें। इसलिए ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, और आपके प्रश्न भी ऐसे हैं कि जो प्रश्न वो चीज़ें निकाल रहे हैं। बाकी पॉडकास्ट में जाता हूँ तो वो लोग वो बातें पूछते हैं जो बहुत ही जनरल और कॉमन बातें हैं, लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, मैं भी मतलब कुछ चीज़ें लिख के लाई हूँ ताकि मुझसे वो छूटे ना। करोड़ों फॉलोअर्स हैं तारक मेहता के, लेकिन तारक मेहता देखने वाले लोगों को ये कहानी मालूम नहीं। क्योंकि परसेप्शन ऐसा है कि दिलीप जोशी तो बहुत बड़े एक्टर हैं, और इसलिए जो कुछ भी कास्टिंग इर्द गिर्द हुई, क्योंकि तारक मेहता की कुछ कैरेक्टर्स है, जो एक्टर्स हैं वो बताते हैं कि उनकी कास्टिंग में दिलीप जोशी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पब्लिक के सामने ऐसा परसेप्शन। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका वो है, वो जो दुकान में होता है कैरेक्टर ऐसे कर रहे थे, बाघा भी एफआईआर में काम करता था। हाँ, बाघा भी तो एफआईआर में था। ठीक है, तो एफआईआर में बहुत सारे लोग हैं एफआईआर से, तो दिलीप भाई ही लेकर गए कि यार ये अच्छा है। तो और ये सब स्टाइल, ये सब दिलीप भाई ने ही दिया है। तारक मेहता को तारक मेहता अगर किसी ने बनाया है तो वो दिलीप जोशी, डे 1 से पहले। दिलीप जोशी को किसी ने बनाया तो वो एफआईआर नहीं, एफआईआर ने उनको वो एफआईआर से वो वापस आ गए मार्केट में। वरना पहले तो उन्होंने देखो फिल्में की हैं, हम आपके हैं कौन, और 1 2 का 4, और क्या क्या फिल्में की, मैंने प्यार किया से। और टीवी में भी उन्होंने बहुत काम किया था पहले, लेकिन एक वही बात होती है, हर किसी की ज़िंदगी में एक ना गैप आ जाता है, तो वो एक गैप आया, लेकिन एफआईआर से वो वापस आ गए। एफआईआर वो, हाँ, क्योंकि गैप आने के बाद इंसान खुद पे डाउट करने लग जाता है कि फाइनली अब मुझे क्यों नहीं मिल रहा। पारस होता है ना, पारस कहते हैं ना, जिसको छू दो वो सोना हो जाता है। एफआईआर वो शो है, उसने जिस को छुआ वो सोना हुआ। जैसे कि मैं बताऊं, मैं, हमारे डायरेक्टर कविता कौशिक, गोपी भल्ला, जितने भी लोग थे, हम सबके पास ना घर था, ना गाड़ियाँ थी, कुछ नहीं था। हम सब बस और ऑटो से ट्रैवल करते थे। इस शो ने हम लोगों को गाड़ियाँ दी, गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ, वो भी BMW टाइप की गाड़ियाँ। हमको घर नहीं, बंगलो, कई घर दिए, कई चीज़ें दी, सबने काफ़ी कुछ बनाया। जो एक्टर को इस शो ने छू लिया वो सब बन गए, जिस टेक्नीशियन को इस शो ने छू लिया वो सब बन गए। दिलीप जोशी का ये अभी उदाहरण हुआ, जो आदमी 1.5 साल से काम नहीं कर रहा है, वो आया, उसको छुआ, अमित भट्ट छुआ, वो आदमी चंपक चाचा बन गया। जितने आप नाम लीजिए सिर्फ, वो सब बने हुए हैं। हर कोई उन्हें जानता है जो एफआईआर में आए, चाहे कितनी देर के लिए आए हों। तो ये कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो एफआईआर एक ऐसा शो है जो, जैसे कहते हैं ना, भगवान का, ईश्वर का बच्चा जिसको कहते हैं, सन ऑफ गॉड, एफआईआर वो है।
FIR ने सबकी ज़िंदगी बनाई, सबको इस्टेब्लिश किया। आज मैं तो जो कुछ भी हूँ मैं FIR की बदलता हूँ, जबकि मैंने इतना का मैं 10,000 से ज़्यादा एपिसोड्स लिखे कॉमेडी के, जो पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं लिखे। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसी अकेले एक राइटर ने 10,000 एपिसोड नहीं लिखे, मैंने लिखे। मगर मेरे जो FIR के एपिसोड थे वो 1,500 एपिसोड उसकी वजह से हुए। आज भी मुझे आज भी उसकी वजह से मुझे डेविड धवन ने फिल्म दी उस शो की वजह से। सोचिए, बुला के दी, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया फिल्म के लिए। तो वो एक ऐसा पत्थर है जिस पे मतलब सोना बन जाएगा। FIR एक ऐसी चीज़। डेविड सर रियल लाइफ में कैसे? बहुत अच्छे हैं डेविड जी, बहुत कमाल आदमी है, वेरी हेल्पफुल, बहुत बढ़िया इंसान। मैं बता रहा हूँ, मेरी जब शादी भी हुई थी तो मेरे इन लॉज के साथ, क्योंकि वो लोग सिख हैं, तो काफ़ी कुछ इश्यूज थे जो आप बिलीव नहीं करेंगी डेविड जी ने सॉल्व करने में बहुत हेल्प की। सीरियसली। और जब मेरे रिसेप्शन भी हुआ था मेरी शादी का, तो सबसे पहले पहुंचने वाले डेविड साहब, सबसे एंड तक रुकने वाले डेविड साहब। बाकी सब तो पहुंचे ही थी इंडस्ट्री, लेकिन वो एक जो फादर फिगर होता है वो वैसे आदमी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। आज भी जब भी मिलते हैं वैसे ही सब पूछेंगे, सबका हालचाल पूछेंगे घर में, इवन सबका इन लॉज के बारे में भी सब पूछेंगे। और मज़ेदार आदमी है, बहुत बढ़िया इंसान है। यही वजह है कि इतना लंबा करियर, अभी भी देखिए फिल्म आ रही है उनकी, रिलीज़ पे है। बेटा भी आया तो बेटे को भी लोगों ने पसंद किया, एक्सेप्ट किया। सो डेविड साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे अच्छी बात है इंसान बहुत अच्छे हैं। और बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो कॉमिक या फ़नी नहीं है, स्ट्रिक्ट पर्सन। हाँ, फिल्में इतनी मज़ेदार फ़नी बनाते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है? वो जो कॉमेडी वाला इंसान स्क्रीन पर होता है ना, रियल लाइफ में स्ट्रिक्ट होता है। दिलीप जोशी भी स्क्रीन पर तो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत बहुत मज़ेदार आदमी हूँ। मुझे तो लोग बोलते हैं आप तो बड़े कमाल हैं, बड़े फ़नी हैं, मज़ेदार आदमी हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ। लोग होते हैं, दिलीप भाई भी ऐसे नहीं है, दिलीप भाई बहुत मज़ेदार आदमी है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, इतने लोग आपको घेरे रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, वरना क्या लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो करना पड़ता है। अब डेविड साहब की अगर मैं बात करूँ, डेविड साहब तो ऐसे कि मैं जब उनके घर जाता था तो मैं घर जाने के पहले उनका जो बंदा है उसको फ़ोन करता था पहले, ये बताओ डेविड साहब ने ब्रेकफास्ट कर लिया कि नहीं। अगर वो कहता था कर लिया तो मैं जाता था, वरना नहीं। क्यों मालूम है, वो डायबिटिक है। अच्छा। तो वो लेते हैं इंजेक्शन, तो वो एकदम चिड़चिड़े रहते हैं। सुबह आप अगर उनके सामने पहुंच गए, जो बैंड बजाएंगे ना आपकी, बिना बात के मेरे साथ हो चुका है, मुझे इतना डांटा है उन्होंने, इतना डांटा है, बिना बात के बिना देंगे। और अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हाँ। मतलब उसके बाद उनका इंजेक्शन लग गया है, फिर वो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार आदमी हो जाएंगे। मगर वो फिर अदरवाइज़ तो ऐसे घूमते रहेंगे गुस्से में, और स्ट्रिक्ट हैं भी। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, डू नॉट डिस्टर्ब में एक सीन है, बाथरूम के अंदर गोविंदा और रितेश देशमुख का सीन है। जो मैंने जब लिखा वो सीन, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा अरे वाह यार बहुत बढ़िया लिखा यार, बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन एक काम करो, इसको ना एक और तरीके से लिखो। मैंने कहा यार जब अच्छा लिखा है, ये कह भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं एक और तरीके से। कहा ठीक है। मैंने दोबारा लिखा, सुनाया उनको, बोले देखा यार, देखा अलग हो गया ना, कितना अच्छा हो गया, वाह वेरी गुड, लेकिन ना इसको ना एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ, एक और तरीके से लिखो अब इसको। मैंने तीसरे तरीके से उस सीन को लिखा, सुना उन्होंने कहा अरे वाह यार, देखा तीनों सीन चीज़ वही है, तीनों सीन का लिखने का तरीका कितना अलग है। मैंने कहा, और शूट उन्होंने पहला वाला ही किया। ठीक, तो मैंने उनसे सीखा वहाँ। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि किसी भी सीन को आप कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, वो मैंने उनसे सीखा। तो मेरी लर्निंग जो है वो बहुत थी, और मैं अपने आप को तोप मानता था, क्योंकि मेरा FIR वगैरह सुपर हिट था, मैं तोप मानता था अपने को। लेकिन डेविड साहब के साथ काम किया तो मुझे पता चला कि ये आदमी ऐसे ही डेविड धवन नहीं, उस आदमी ने मुझे सिखाया बहुत। तो मेरी ट्रेनिंग जो और हो गई, वो एक ऐसे गुरु के हाथों हो गई जिसको किंग कहा जाता है कॉमेडी।
तो वो एक मेरे साथ बड़ा, मैंने कहा ना मेरे साथ ना ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद रहा है, टचवुड, ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि मुझे हमेशा उसने अच्छा दिया, अच्छे लोग, अच्छा करियर, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी फिल्में। ABCD भी आप सोचिए जब बनी, सारे नए नए लड़के, कुछ नहीं, और वो फिल्म देखिए क्या हुआ।